गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल जो हमारी वर्णमाला स्टार्ट हुई थी, इससे पहले जो वीडियो डाली हुई थी उसमें क्या था कि वर्णमाला क्या होती है ये बता दिया था, और उसके अलावा हमने स्वर पढ़ा दिए थे। मैंने बताया था कि 3 भाग होते हैं वर्णमाला के, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो स्वर हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की जो परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं 1-2 करके, 1 और ये 2। तो व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। हमने स्वर जब पढ़े थे तो उसमें क्या था कि हमने बोला था कि जो स्वर होते हैं उसमें क्या था कि जो वे स्वतंत्र होते थे। जैसे कि ये ए है तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं ते, ये पे, ये बे, तो क्या ये स्वतंत्र है? ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसकी तो हमने परिभाषा में क्या बोला था कि स्वर वे जो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, जिनके लिए किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनके लिए आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे ये तय है, मैं इसे लिखता हूँ, तय में हलंत लगाया और प्लस में ए जोड़ दिया। इस तय में मैंने हलंत लगाकर ए इस तय से बाहर निकाल लिया। अगर हम तय से ए बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, किसी भी जो व्यंजन है, हमारे जो व्यंजन लिखे हैं यहाँ पर, उसमें व्यंजन जितने भी होंगे उसमें से अगर हम ए बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शुद्ध व्यंजन। ये क्या होगा? ये होगा बिल्कुल शुद्ध। ये तो होता है व्यंजन, ये होता है शुद्ध व्यंजन। शुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें से स्वर निकल चुका है। ये जितने भी हैं, ऐसे जितने भी हमारे व्यंजन होंगे, ये सारे के सारे व्यंजनों में ए छुपा होगा। ए छुपा है यानी स्वरों की सहायता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें से जब हम ए निकाल देंगे तो वो क्या बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा कि अब ये बिल्कुल शुद्ध व्यंजन है, इसमें जरा सा भी हमारा स्वर नहीं है। तो इसका एक पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र न होकर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे हमारे व्यंजन। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है दूसरा स्टेटमेंट, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते। ये स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि इसमें स्वर आए हुए हैं। इस तय में स्वर है, इस पे में भी स्वर है, इस बे में भी स्वर है। जब इनमें स्वर है तो इसका मतलब है कि इन्हें आवश्यकता है, व्यंजन होने के लिए इन्हें आवश्यकता है कि स्वर आए। स्वर नहीं होंगे तो ये पूर्ण नहीं हो पाएंगे। जैसे अब ये है, ये क्या है? ये है शुद्ध व्यंजन। ये व्यंजन नहीं है, ये है शुद्ध व्यंजन, क्योंकि इसमें से ए निकल चुका है। जब हम किसी भी व्यंजन में से हम स्वर निकाल लेंगे, यानी ए बाहर निकाल लेंगे, तो हम एक हलंत लगाएंगे। इसलिए बोला है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, अतः ए ना, ए को निकालने पर व्यंजन में हलंत लगता है। ये जो हलंत है इसको हम ऐसे ही वाला, जैसे कि ये पे है और इस पे में ये हलंत लग गया, इसका मतलब अब ये शुद्ध व्यंजन है और इसमें से ए बाहर आ गया, ऐसे, ठीक। तो हलंत लगाकर शुद्ध व्यंजन बन जाता है, ये शुद्ध व्यंजन बन जाता है। तो इसके इसमें मैंने 2 स्टेटमेंट आपको लिखवाए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से, एक बार मैंने आपको पहले भी इससे पिछली वीडियो में सारे के सारे वर्णमाला के 52 के 52 जो वर्ण थे सारे के सारे आपको लिखवाए थे, समझाए थे, लेकिन सिर्फ ओवरऑल रूप से लिखवाए थे, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये बार बार आएगी। अब इसका मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि वर्णमाला की जो परिभाषा थी, मैंने क्या बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो जो व्यवस्था की बात की गई थी, जो व्यवस्थित शब्द जोड़ा हुआ था, क्यों जोड़ा हुआ था, अब इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक आता है ये क, च, ट, त और प, कचट, तप। आप ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम टेबल बनाओगे, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही टेबल बनाओगे। इसमें होगा कै वर्ग। कै वर्ग में क्या है कि कै कब उत्तर आएगा, ठीक है, कै, खे, ठीक। अभी फिलहाल मैं यही लिखवा रहा हूं, या चलो लिखवा देता हूं, सॉरी, ये बिंदी मैंने आपको बताई थी कि 3 चीज बताई थी मैंने आपको। क्या? एक तो था ये 3 चीज़ है ना, तीनों एक जैसी दिखती है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर बिंदी आती है यहाँ पर, अगर बिंदी आएगी यहाँ पर, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा उक्षिप्त व्यंजन, जिसे उक्षिप्त व्यंजन भी कहा था, उत्क्षेपित व्यंजन भी कहा था, जो किसी भी शब्द को स्टार्ट करते हुए नहीं लिखा जाता। अगर आप कोई भी शब्द इससे स्टार्ट करोगे, जैसे कि डमरू, ठीक है, तो स्टार्टिंग इससे हुई है तो ये यहाँ पर यूज नहीं होगा। ये है उक्षिप्त व्यंजन, ये
पंचाक्षर में नहीं आता, सॉरी पंचाक्षर में आता है, लेकिन ये आनाखल्ली जैसे आप बोलते हैं ना आनाखल्ली, ठीक है, वहाँ पर ये नहीं आएगा। वहाँ पर आएगा अगर जो पंचाक्षर में आएगा, सॉरी पंचाक्षर बोल रहा हूँ, स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन में आएगा उसमें होगा ही नहीं। एक बिंदी लगती है यहाँ पर, एक बिंदी लगती है यहाँ पर, और एक में बिंदी होती ही नहीं है। जिसमें बिंदी लगती है ये होते हैं उक्षिप्त व्यंजन। आप पिछले जहाँ मैंने क्लास लिखाई थी उसमें देख लेना, ये होते हैं उक्षिप्त व्यंजन। और ये होता है हमारा अणखल्ली, जिसे आप अणखल्ली बोलते हैं, जो पंचाक्षर होते हैं, ठीक है। ये भी स्पर्श व्यंजन में होता है, ये भी स्पर्श व्यंजन में होता है, सॉरी ये स्पर्श व्यंजन में होते हैं, ये दोनों के दोनों अभी मैं लिखाऊंगा स्पर्श व्यंजन में होते हैं। और ये कौन सा, ये है उक्षिप्त व्यंजन हमारे, ये उक्षिप्त व्यंजन है। अगर बिंदी नीचे आई है तो उक्षिप्त व्यंजन है। ये हमेशा ही जो ये वाला वर्ण है, ये शब्द के या तो मध्य में आएगा या फिर बिल्कुल लास्ट में आएगा, इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। जो ये वाला है जिसमें बिंदी यहाँ पर आएगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, ये होता है हमारे अणखल्ली, ठीक। अभी मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा ये क्यों अणखल्ली बोलते हैं। दूसरा क्या है कि जो ये है, ये वाला अक्षर जिसमें ना बिंदी यहाँ पर है ना ही बिंदी यहाँ पर है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, वो आएगा यहाँ पर, ठीक। ये आएगा स्पर्श व्यंजन में। माने कि ये भी स्पर्श व्यंजन में होता है। खैर चलो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो खुद समझ जाओगे, इसे आप छोड़ दो। कै कबूतर, कै गरुड़, गै गमला, गै घड़ी और आनेखल्ली। बिंदी कहाँ है, यहाँ पर है साइड में। अब आएगा च वर्ग। ये वर्ग का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताऊंगा, इन्हें क्यों वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए व्यवस्थित बोलते हैं। अब आएगा यहाँ पर एक और अणखल्ली, कौन सा वाला आएगा, अब अणखल्ली आएगा ये वाला, ठीक। अब इनको परिभाषित करेंगे हम। अब आएगा टै वर्ग, अब आएगा अणखल्ली ये वाला। अब आएगा तै वर्ग, तै तरबूज, थै थन, दै दवात, दै धनुष और नैनन। पै पतंग, फै फल, बै बकरी, भै भट्टी और ये मैं। ये आते हैं वर्ग। इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलेंगे वर्ग। इसे लाइन को पूरा कर दूं। ये तो ये जो वर्ग है हमारे, ठीक है, ये क्या है, ये है वर्ग। कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग। इसी को आप याद रखने के लिए क्या रखोगे, कचट तप। क्योंकि आपसे सीधा सीधा ये बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कोई भी, जैसे ये लाइन दे दी और बोला कि बताइए किस वर्ग का है, तो आपको बताना होगा ये च वर्ग का है। सिर्फ एक शब्द पूछेगा, जैसे झ, बताइए किस वर्ग में से आता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये च वर्ग का है। वर्ग के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि एक आता है हमारा अघोष और एक होता है शघोष। अघोष अलग होते हैं, शघोष अलग होते हैं। घोष, घोष मतलब क्या होता है, जिस चीज़ में कंपन की जाए, जिस चीज़ में कंपन सी हो, जिसमें एक वाइब्रेशन महसूस हो, जिन स्वरों का आप उच्चारण, सॉरी जिन व्यंजनों का आप उच्चारण करोगे और एक कंपन सी महसूस होएगी, वो चीज़ होती है घोष। घोष हो या सघोष हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, अघोष। ये भी क्या है, ये है अघोष। ये आ जाएगा शघोष और ये भी आपका शघोष और ये भी आपका शघोष। जो घोष होते हैं, घोष में मैंने आपको बताया यानी कंपन होना, तो श का मतलब होता है शघोष, यानी घोष के सहित वह कंपन होना। ये क्या लाएगा, शघोष, यानी घोष के सहित, घोष के सहित, घोष के सहित। अघोष, ए क्या है, ए हमारा एक उपसर्ग होता है। जब उपसर्ग पढ़ते आप पढ़ोगे तो उपसर्ग आएगा एक ए। तो जो ए होता है ये एक उपसर्ग होता है जो कि एक तरीके नकार देता है। तो ए घोष मतलब घोष के बिना, ये क्या है, घोष के बिना। तो ये जो पूरा वर्ग होते हैं, जो मैंने पूरे वर्ग बनाए हुए हैं, ए घोष, तो यानी जो कै है, च है, टे है, तै है और पै है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे अघोष। यानी इन्हें आप बोलोगे तो आपके अंदर वाइब्रेशन महसूस नहीं होगी। जैसे कि खे, कै, वाइब्रेशन नहीं हुई। अब आप बोलोगे घे, गे, गे, घे, ठीक है, अण, तो इसमें क्या आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी आपके अंदर, ठीक। ऐसे ही च है, छ है, ये आपके अंदर अघोष आएगा, इसके अंदर आपको एक कंपन सी महसूस नहीं होगी। दूसरा क्या है, दूसरा आता है आपके अल्प प्राण, अल्प प्राण। ये भी आपका क्या होगा, यह होगा आपका महाप्राण। ऐसे ही ये आपका अल्प प्राण,
फिर महाप्राण। ठीक है, अब इन्हें याद करने की तरीका है, ठीक है, इन्हें याद करने का क्या तरीका है, अल्प प्राण। इन्हें याद आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, अल्प प्राण फिर महाप्राण। प्राण क्या होता है पहले मैं आपको बताऊं, अल्प प्राण हमने क्यों लिखा, महाप्राण हमने क्यों लिखा। आप बोलोगे क्या तो एकदम खत्म हो गया क्या, लेकिन अगर आप ख बोलोगे तो आप बोलोगे ख, यानी एक थोड़ा सा समय लगेगा बोलने के लिए, थोड़ा सा समय लगेगा बोलने के लिए। ग बोलोगे क्या है, ग क्या है, अल्प प्राण, तो आप बोलोगे ग, लेकिन आप घ का उच्चारण करोगे तो बोलेगे घ। आवाज भी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा जो अंदर से हमारे एक, अब ये क्या है, सघोष भी है और महाप्राण भी है। महाप्राण यानी आपको समय लगेगा थोड़ा सा, सघोष यानी आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन से होगी। अगर आप बोलोगे ये कौन सा है, जो घ, इसे बोलोगे आप घ, तो इसमें महाप्राण भी है, यानी थोड़ा सा समय भी लगा बोलने के लिए, घ, हवा भी बहुत ज्यादा निकलेगी। आप इनका उच्चारण करो अल्प प्राण वालों का क, इसका उच्चारण करोगे ख। आप मेरे साथ बोल कर देखिए, कोई भी वर्ण बोलिए और उसके ऊपर जो लिखा है, मैंने एक बार इसे भी पढ़ी है, देखना कि ये उच्चारण कर भी रहा है इसी तरह से, नहीं कर रहा। जैसे कि बोले कि जय, एकदम भूल गया, जय एकदम भूल गया, ठीक, जय, लेकिन आप इसे बोलोगे ये जय, यानी हवा भी ज्यादा निकलेगी और थोड़ा सा समय लगेगा बोलने के लिए। ठीक है, अब इसे आप याद कैसे करोगे, जैसे आप भूल जाओगे एग्जाम में, कि जब एग्जाम में तो सीधा ये बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण भी है, सघोष भी है और बोल देगा ये च वर्ग का भी है। तो अल्पप्राण है, सघोष है, च वर्ग का है, कौन सा है भाई, जय है। तो आपको इस तरीके से पहचानना होगा, ये सारी चीजें आपको याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है। कैसे, अल्प प्राण, प्राण कैसे होते हैं, हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कैसे करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण भी ऐसा ही है, प्राण यानी छोड़ा लिया, अल्प प्राण फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण यानी महाप्राण, यानी एक बार अल्प है एक बार महा है, एक बार अल्प है एक बार महा है, एक बार लिया एक बार छोड़ दिया, एक बार लिया एक बार छोड़ दिया। ऐसे ही याद करोगे आप, जैसे प्राण, तो प्राण यानी श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये 1 बाय 1 चलेगा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, तो इस तरीके से चलेगा। उसके बाद आते हैं क्या, अघोष। शुरू में 2 आएंगे अघोष और उसके बाद तीनों आएंगे क्या, हमारे सघोष। जो तीनों के तीनों सघोष आएंगे, तीन, तो दोनों ही देखो आप ऐसे शुरू हो रहे हैं, ऐसे नार भी तो ऐसे शुरू होते हैं। वर्णमाला का सबसे पहला ही अक्षर कौन सा था, ए, तो बिल्कुल ये देखो दोनों के दोनों ऐसे ही स्टार्ट हो रहे हैं, अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। ये प्राण है तो 1 बाय 1 चलेगा, जैसे कि सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। यहाँ घोष की बात है, कंपन की बात हो रही है, तो हमने क्या काम करा कि भाई शुरुआत में तो हमने कंपन लेनी और उसके बाद तीनों में कंपन कर दी हमने। तो आप इस तरीके से इनको आप याद करोगे। ठीक, अभी मैं जैसे वर्णमाला का व्यंजन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वर्णमाला के व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो अभी जो व्यंजन आएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाएगा, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, अभ्यंतर के आधार पर। अभ्यंतर यानी जो हमारे मुख के अंदर का जो प्रोसेस होता है, एक तो प्रोसेस होता है बाहर का, एक होता है मुख के अंदर का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको 1 बाय 1 लिखवाऊंगा। अब उसके बाद में ये क्या हो गया, उसके बाद आएगा हमारा एक चीज और, जो ये होते हैं इनको बोलते हैं हम पंचमाक्षर, इनको हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। इनका एक आप एग्जाम्पल लिखो, इनका आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे। जब आप जेंडर भरते हो तो यहाँ पर लिखते हो लिंग, तो इस पर जो बिंदी लगी हुई है इसी को हमने ऐसे लिखा है, जैसे कि आपने लिख दी गंगा, आपने लिखा क्या शब्द, एक गंगा। ठीक है, इसे लाइन को मिटा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ये जो गंगा है, अगर मैं इसी को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे करके, और ये जो बिंदी है इस बिंदी के स्थान पर ही तो ये लगा है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ऐसे करके ये, ठीक, और ये चाहिए ना लगाओ, ये यहाँ पर बिंदी आ गई ये, और अब आ गया क्या, गंगा, ऐसे, और ये बिंदी। तो क्या ये गलत हो गया, नहीं, इससे भी ज्यादा शुद्ध जो शब्द है वो ये है, इससे भी ज्यादा शुद्ध शब्द ये है, ये आप हमेशा याद रखोगे। लेकिन ये क्या है, हमने ऊपर बिंदी लगा दी यानी आधा कर दिया, तो यहाँ पर ये आधा आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा होगा विद्यालय, विद्यालय में जो ध्य होता है ना, ठीक है, आप उसे ध्य वो सोचते हो कि वो ध्य नहीं है, वो हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है ऐसे। अब बताओ कि ये वाला जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है,
क्या किसी भी पूरे का पूरी वर्णमाला जो मैंने लिखवाई है उसमें 52 वर्णों में किसी में भी ये है? ठीक। अब जैसे कि ये है, आपने देखा होगा पतंजलि, पतंजलि। अब मुझे बताओ, जो यहाँ पर बिंदी लिखी हुई है, कुछ जगह आपने ऐसे भी देखा होगा पतंजलि को, इसमें हलंत आएगा अगर ये, क्योंकि ये बिंदी लगी है यानी आधा है, तो इसमें हलंत आएगा। ये भी ऐसे क्या आधा है, तो ये जो आपको भी दिख रहा है ना हलंत, हलंत, इसको मैं सही कर देता हूँ ऐसे, हलंत, हलंत मतलब आधा है। अब ये क्या है, आपने पतंजलि ऐसे देखा होगा, कई बार आपने पतंजलि ऐसे भी देखा होगा। अगर मान के चलिए दोनों ही ऑप्शन आ गए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी, मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि निम्न में से शुद्ध पहचानो, निम्न में से शुद्ध पहचानो। ऑप्शन ए दे दिया मैंने पतंजलि, पतंजलि। एक सी ऑप्शन मैंने दे दिया ये वाला। चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया कुछ भी, पंतजलि। बताइए निम्न में से कौन सा सही है। आप कमेंट में करके लिखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्योंकि अब देखो आप को इस बात का तो पता चल ही गया होगा कि ये तो गलत ही है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पतंजलि होता है ना कि पंतजलि होता है। तो और इसमें क्या है, इसमें पतंजलि है, इसमें मात्रा गलत है। ठीक, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद एक आया ये, और उसके बाद एक बचा ये। तो इन दोनों में से कौन सी सही है, क्योंकि सर ने तो यहाँ दोनों ही लिखवाई है भाई, मैंने तो यहाँ पे दोनों ही लिखवाई हुई है, दोनों ही सही है। तो इनमें से कौन सी सही है, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो आपको जवाब देना होगा ये वाला। आपको इस बात का याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा पूछा जाए, जब भी, जैसे कि एक विद्यालय ले लो, ठीक है, एक ऑप्शन इधर लिख लो आप, ठीक है, ये आ गया विद्यालय, और बी ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर ये, छोड़ो आप, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पे ध्यान देंगे। तो जब भी कोई ऐसा शब्द आएगा तो उसमें क्या होगा, जो चीज बिल्कुल शुद्ध है, जो बहुत ही थोड़ा जटिल तरीके से लिखी हुई है, उसको आप ज्यादा प्राथमिकता दोगे। ठीक है, प्राथमिकता जब तक ये है, पतंजलि इस तरीके से लिखा हुआ है, तब तक आंसर ये है, उसके बाद ये है। ठीक है, आप इस चीज का याद रखोगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कोई भी चीज हो बिल्कुल शुद्ध तरीके से पूछी जाती है, कि जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है, जिस तरीके से वो सबसे ज्यादा बेहतर बताई जाती है, वो इस तरीके से होता है। उसके अलावा एक बचा ये क्या है, डंडा। ये क्या है, ये है डंडा। अगर मैं इसी को चीज लिख दूं, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या है, कुछ गलती हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इससे भी ज्यादा शुद्ध अब ये हो गया, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें जो आया है, इसमें बिल्कुल ये वाला संज्ञा आया है जिसे हम पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पंचमाक्षर। ये जो है ये होगा क्या, पंचमाक्षर। ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 और ये क्या है 5, ये पांचवा लाइन है, पांचवी लाइन है, इसीलिए बोलेंगे इसको हम पंचमाक्षर। ठीक, और इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा, ये न है, ये मैं है, ये आप संविधान लिखते हो, आप लिखते हो ना संविधान, तो जो उसमें एक महसूस करो क्या आता है, संविधान, उसमें क्या संविधान आता है, संविधान आता है, संविधान आता है, या संविधान आता है, उसमें क्या आता है, संविधान, उसमें क्या आता है, संविधान, उसमें एक महसूस होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, संविधान नहीं बोला जाता। ठीक है, आप एक बार उच्चारण करो उसका, ये क्या है, लिंग। तो ये जो आ रहा है, एक महसूस हो रहा है जैसे ये बोला जा रहा हो, डंडा, अण, अण आ रहा है, अण, क्या आ रहा है यहाँ पर, अण आ रहा है, अण। ठीक है, यहाँ पर अंज, ये होता है अंग, ये होता है अंग, ये होता है अंज, ये होता है अन्न। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, और इन चीज़ों के तो एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं, आप खुद समझदार हो। ये संविधान में हो जाए, या क्या आता है, संविधान में अंकित आता है, उसमें ये आ जाता है। तो
फिलहाल आप एक काम करो, मैं ऐसे उसे मिटाऊंगा नहीं, आप उस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना। और उसके अलावा जो बचेंगे हमारे, मैं देख लूँगा कैमरे में नीचे तो अभी जगह है तो यहाँ पर लिखो आप। एक आता है हमारे, मैंने इससे पहले पढ़ाया था ना आपको, उपक्षिप्त व्यंजन पढ़ाया था। अयोग, खैर वो तो अयोग हुआ तो बाद में आएगा, पहले व्यंजन आ गया। फिलहाल आप इतना नोट करो क्योंकि अगली क्लास में स्लाइड में पूरा कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, सॉरी, आप वीडियो को पॉज करोगे और उसके बाद में आप 2 सेकंड के अंदर जब तक कंप्लीट करोगे मैं फिर स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक का आ रहा है थोड़ा सा, तो मैं एक काम करता हूँ, स्लाइड को मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। एक काम करो, इसके भी आप एग्जाम्पल लिख ही लो। आता है ना जो युद्ध संहार हुआ, ठीक है, युद्ध संहार, और यहाँ पर आता है ये संविधान लिख लो। 1 मिनट भाई, लाइट भागी, मैं लाइट जला लूँ भाई, 1 मिनट रुको आप। तो यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है तो थोड़ा सा और चीज़ लिख लो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जब यहाँ पर मैं आ गया, ये हमने क्या लिख दिया, स्पर्श व्यंजन। जब स्पर्श व्यंजन लिख दिए तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में हमारे क्या आएंगे, अंतस्थ व्यंजन में हमारे आएंगे जो ये, रे, ले और वे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन के बाद, अंतस्थ व्यंजन के बाद आएगा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसी को हम बोल देते हैं ऊष्मान व्यंजन, इसी को बोल देते हैं संघर्ष व्यंजन, उसको बोल देते हैं गर्म व्यंजन। की मैंने पहले भी आपको लिखवा रखी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, सिर्फ बता दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो ये कौन से होते हैं, एक तो जा रहा है हमारा शय शलजम, एक शय षटकोण, और एक हो जाता है शय सपेरा। शय 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 और है, 4 ये हो गए। उसके अलावा क्या, माने ये पहले लिखवा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर थोड़ा सा एक रिवाइज के लिए, एक हो जाता है हमारा जो होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जब तक ये हमारा स्वर का चैप्टर चलेगा तब तक ये चीज़ें बार बार आएगी, आपके वीडियो के साथ साथ ही रट जाएगी। अक्षश दरिया, त्रय त्रिशूल, और एक आता है हमारा ज्ञ ज्ञानी, और एक होता है हमारा श्रय जो हम श्री में लगाते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं अयोग वाह। अयोग वाह में कौन रहता है, अयोग वाह में हमारे जो अयोग वाह, अयोग वाह में हमारे सिर्फ कौन से रहते हैं, एक तो रहता है ये, ठीक है, जिसे हम अनुस्वार बोलते हैं, और एक रहता है विसर्ग, ठीक है। माने कि जब विसर्ग का टॉपिक आएगा आगे चल के, हम जब व्यंजन खत्म करके विसर्ग पढ़ेंगे तब ये थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा एक बच जाता है हमारा उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन जो मैंने आपको बताए थे, ये जैसे यहाँ पर लिखे थे ना, एक ये डेढ़ अमरू और एक डेढ़ ढक्कन, तो यहाँ पर बिंदी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बिंदी नहीं है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी ऐसे, और एक ऐसे, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें में कंफ्यूज मत होना, इसके खास तौर से इसके साथ, इसमें अगर बिंदी नहीं है तो यह है स्पर्श व्यंजन। अगर यहाँ पर बिंदी साइड में आ गई तो हो जाएगा क्या आपका अणकली, जब अण बोलते हैं, मैंने लिंग लिखवाया है, ठीक है, गंगा लिखवाया है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, एक ये वाला, ये हो जाएगा उक्षिप्त व्यंजन, जिसको हम उत्क्षिपित व्यंजन भी बोल देते हैं। 1 मिनट, ये संहार है, जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लो, संसार, ठीक है, संसार भी, संहार भी, ये इन्हीं के व्यंजन है। इसी को अगर आप इस तरीके से लिख दोगे, से और ने आधा करके लिख दोगे, और हार, तो ये एक ही बात हो जाएगी। और ध्यान रखना, जब अंकी बिंदी ना आकर इन पंचमाक्षर का, इनको ध्यान रखना, इनको पंचाक्षर भी बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। तो जब इनका प्रयोग होएगा, ठीक है, अंकी बिंदी ना लगाकर इनका प्रयोग होएगा, तो वो जो वर्ण होगा वो ज़्यादा शुद्ध होगा, वो जो शब्द होगा वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होगा। एक यहाँ पर और लिख लो, माने ये सारी चीज़ें एक जैसे यहाँ पे मैंने लिखवा रहा हूँ कंठ, तो ये तो इसका भेद होएगा, व्यंजन का भेद होएगा, लेकिन ये है तो मैं लिखवा देता हूँ कंठ, इसको लिख लेना आप तालव्य, इसको लिख लो आप मूर्धा, दंत, तंत्य, और एक लिख लो ओष्ठ।
ठीक है। ये फिलहाल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्पर्श व्यंजन है, तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर आप इस तरीके से देख लोगे। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा, जैसे तालव्य लिखाऊंगा, तो तालव्य में सिर्फ 5 नहीं होते, और भी चीज़ें होती है, वो आएगी जब व्यंजन के हम भेद पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना नोट करो, और उसके बाद में जो हम अब पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। उसके अलावा एक जो मैंने लिखवाया है अक्षय छतरिया, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, और एक मैंने लिखवाया श्रेय। ठीक है, थोड़ा सा जरूरी हो जाता है इन चीज़ों को तोड़ना, क्योंकि ये व्यंजन होकर ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि व्यंजन होते हैं, तो इनका कारण क्या है? ये है अक्षय छतरिया। ये अक्षय छतरिया है, ये मैंने ये क्या लिखवाया? ये लिखवाया मैंने संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, इनको मैंने संयुक्त लिखवाया है ना। तो ये अक्षय छतरिया क्या है? जब हम आधे लिखेंगे, आधा क्या है प्लस में श, आधा क्या है प्लस पूरा का पूरा जो शय, षटकोण वाला शय है, ये लिखेंगे तो हमारा अक्षय छतरिया बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा त्रय है, उसमें क्या है? आधा तय। ठीक है, ये जो आधा तय है, तय के नीचे जो हलंत लगा हुआ है प्लस में रह, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा त्रय। उसके अलावा आता है हमारा ज्ञ ज्ञानी, उसमें क्या आता है? जो जय है वो आधा आएगा, यानी हलंत लगेगा प्लस में, उसके बाद आएगा हमारा जो ये पतंजलि वाला जो अणय होता है, जिसे हम अणखल्ली बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद आता है श्रेय। श्रेय में क्या है कि जो सहसंजम है, ठीक है, जो सहसंजम है उसका आधा प्लस रह। हम बोलते हैं ना श्री, आपने देखा होगा हम बोलते हैं श्री, श्री लगाकर हम अपने पापा का नाम लिखते हैं या कुछ भी नाम लिखते हैं, तो उसमें हम ये एक मिनट, सहसंजम वाला, तो इसमें हम लगाते हैं ना श्री। अपने श्री लगाकर आप, जैसे इंग्लिश में भी लिखा होता है मिस्टर, तो मिस्टर की जगह हम हिंदी का प्रयोग करते हैं श्री। ठीक, तो आप फिलहाल इसको नोट कर लो, क्योंकि ये जो आएगा ना, ये हमारे व्यंजन तो हो गए, लेकिन संयुक्त व्यंजन हो गए। बाकी जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वे सारे एक हो गए। अभी मैं आपको फिलहाल आप छोटी चीज़ें नोट कर लो 2 सेकंड के लिए। उसके बाद में अब थोड़ा सा डिटेल में हम क्या पढ़ते हैं, ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए। हमने पढ़ा क्या? स्वर। हमने क्या पढ़े? स्वर। कितने लिखवाए? हमने लिखवाए 11। स्वर के बाद हमने जो व्यंजन पढ़े, उन व्यंजनों में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमने 25 पढ़े, 25 पढ़े। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने पढ़े? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से? य, र, ल, व। उसके अलावा हमने पढ़े थे क्या? एक आपको पढ़े थे हमने ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या ऊष्मान व्यंजन, मैं बार बार खैर बता देता हूँ इस बात को। तो ये जो 4 ही पढ़े थे हमने ये। अब ये क्या हो गया? हमने उसके अलावा जो बाद में पढ़े हुए क्या पढ़े? हमने पढ़े संयुक्त व्यंजन। लेकिन हम संयुक्त व्यंजन लिखेंगे क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 11 तो हो गए स्वर, 25 हो गए स्पर्श, अंतस्थ हो गए 4, ऊष्म हो गए 4। अगर मैं इनको काउंट करूँ, सिर्फ इनको काउंट करता हूँ, तो ये कितने हो गए? ये टोटल हो गए हमारे सिर्फ ये वाले, ये टोटल हो गया हमारे। इनका जो टोटल हुआ वो हमारा कितना हुआ? 25 और 4 हो गया 29, और ये हो गया 33। जो 33 है ये होते हैं हमारे कितने? ये होते हैं हमारे टोटल व्यंजन। ये होते हैं कितने? व्यंजन। और ये कंप्लीट कितने हो गए? ये कंप्लीट हो गए 44, टोटल 44 हो गए। अब आप बोलोगे कि हमने अभी पढ़ा है अक्षय छतरिया, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रेय, ये भी तो व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये है सिर्फ व्यंजन। ठीक, उसके अलावा जो मैंने पढ़ा है यहां पर अभी संयुक्त व्यंजन, ये जो संयुक्त व्यंजन अभी मैंने लिखवाया है आपको 4, इन्हें आप अगर पूछे व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन आपको बताने हैं 33। मैंने आपको बताया था कि स्वर, व्यंजन और अयोग हुआ, ये 3 ही चीज होती है। लेकिन जो ये भी आते तो है व्यंजन की श्रेणी में, लेकिन ये संयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब आधा कै प्लस शय हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? अक्षय छतरिया। ये भी हम पहले पढ़ चुके, ये भी पहले पढ़ चुके। जब हमने इन दोनों को काउंट कर लिया है व्यंजन में, ठीक है, ये स्वर हो गया और ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया और ये व्यंजन हो गया। जब ये स्वर है, ये व्यंजन है, इन दोनों के मेल से हमने कोई चीज बनाई है, तो ये फिर व्यंजन कैसे हो जाएगा? इसीलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन ही लिखेंगे।
उसके अलावा जो हमने लिखा है उपक्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, उपक्षिप्त व्यंजन, तो आप बोलोगे उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। ये हो गया 44, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 44। उसके अलावा 4 आगे, ये 2 आगे, ये अब आप काउंट करोगे कितने आगे, ये आ जाएगा 8, 10 की 0, 4 और 1 5, 2 और रह गए, 2 और रह गए। थोड़ा सा आप मुझे पहली बात तो कमेंट में लिख कर बताओगे कि 2 कौन से व्यंजन रह गए। 2 हमारे रह गए क्या, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो और उसके बाद मैं लिखवा रहा हूँ, आप चेक करो कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। 2 चीज़ रह गई, और वे कौन सी है 2 चीज़ जो हमने लिखे थे ना अभी, आणे खल्ली, और आणे खल्ली से साथ साथ मैंने आपको ये 3 चीज़ बताई थी, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है, ठीक। ये होता है हमारा आणे खल्ली, ये होता है उपक्षिप्त व्यंजन, ठीक है, और ये होता है हमारा क्या, ये होते हैं हमारे जो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिख लो अयोग वहा, अयोग वहा मैंने अभी आपको 2 बताए, एक तो आता है विसर्ग और साथ में एक आता है अनुस्वार, ठीक है। तो इतना फिलहाल नोट करो, ये सिर्फ इस चीज़ को समझाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप ये ना करने लगो कि भाई 52 वर्ण होते हैं, 52 में से भाई 11 तो माइनस हो गए, 11 तो माइनस हो गए स्वर, ठीक है, और 11 स्वर हटाने के बाद 2 हमने माइनस कर दिए अयोग वहाँ, उसके बाद में जो बचे वो टोटल कितने हो गए, व्यंजन हो गए। तो आप ऐसा ना करो, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई है कि व्यंजन पूछे गए तो 33 ही आएगा, क्योंकि हम इसमें संयुक्त व्यंजन और उपक्षिप्त व्यंजन को काउंट नहीं करते हैं, ठीक। आप इसको रफ कर दो, ये फिलहाल आप नोट करो, और उसके बाद हम आपके व्यंजन के जो भेद हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। ये चीज़ थी, मैंने देखा है कि ये कंठ तालु मूर्धा दंत ये ओष्ठ जो है ये साइड में दिख नहीं रहते, मैंने बाद में कैमरे पर नज़र डाली तो मैंने अब जो अलग से लिख दिए, ठीक है। और कंठ तालु मूर्धा दंत्य ओष्ठ माने कि इसके भाग में सारे बाद में पढ़ेंगे, और एक ये लाइन आप नोट कर लेना, मैंने बता तो बहुत बार दी है लेकिन लिखवाया नहीं है। डैड है जो ये आता है, डैडक्कन और डैड अमरू और डैडक्कन, इसका जो शब्दों का अप्रयोग है आरंभ में नहीं होता, माना कि ये डैडक्कन और डैड अमरू नहीं है, क्योंकि इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसके नीचे 2 बिंदी लगी हुई है, ये उपक्षिप्त व्यंजन है। तो इसको आप एक बार नोट बना के भी लिख लेना, क्योंकि मैंने समझाया तो बहुत बार है लेकिन लिखवाया नहीं था, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे हमने स्वर पढ़े थे, तो स्वर में हमने पढ़ा था कि क्या नाम है, हिंदी में जो स्वर होते हैं हमारे उनके वर्गीकरण पढ़े थे, उनके भेद पढ़े थे। तो हम पढ़ेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या है, इसका पहला ही पॉइंट आप लिख लेना, उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे कि मुखाकृति के आधार पर, तो वो मुख के आधार पर था, ओष्ठाकृति के आधार पर था। तो ऐसे जो हमने पढ़े हैं, हम पढ़ेंगे व्यंजन, तो व्यंजन में भी ऐसी सारी चीज़ें होएगी, तो उसमें उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये हेडिंग डाल लेना, उसके ये कुछ हो गए A B करके आपको लिखने होंगे। कुछ चीज़ें बोर्ड पे इसलिए लिख दी जाती है, जैसे अब लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। स्वर भी पिछले लगभग 1.5 घंटे क्लास में हुए थे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो इसमें क्या है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है, ये भी लिखा है। तो उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, हम अभ्यंतर की नहीं, बाह्य की बात कर रहे हैं। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे कंठ से आवाज़ आ रही है, हमारे किस पर्पज से, किस तरीके से आवाज़ आ रही है, उसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। तो पहला लिखा है मैंने स्वर यंत्रमुखी या काकल्य, ठीक है। आपने काकल्य लिखा होगा लेकिन स्वर यंत्रमुखी शायद नहीं देखा होगा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा पहले खुलती है, ठीक है। मुख गुहा एक तो जब उसका हम उच्चारण करते हैं, कौन सा वर्ण है, जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो मुख गुहा कुछ समय तक खुली रहती है, और जो हमारा कंठ है उस कंठ को, बंद कंठ को एकदम खोल कर झटके से हवा बाहर आती है। एक व्यंजन ऐसा भी है, कौन सा है, वो है, ठीक। ये है कैसा है, जब आप बोलोगे ना है, तो थोड़े समय के लिए हमारा जो मुंह है वो खुला रहेगा। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख गुहा खुली रहती है और बंद वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर आती है, तो वो क्या कहलाता है, वो ऐसा एक व्यंजन हमारा है।
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं काकल्य, इसी को बोलते हैं स्वर यंत्रमुखी। ये शब्द बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाएगा, जैसे कुछ टफ बनाने के लिए क्या होगा कि एक क्वेश्चन देंगे, उसमें बोलेंगे कि बताइए निम्न 4 वर्ण देंगे, ठीक है, 4 तो देंगे व्यंजन और एक दे देंगे उसमें से स्वर, ठीक है, जैसे एक दे दिया ए, एक दे दिया बै, एक दे दिया है और एक दे दिया से। तो वहाँ से पूछा है कि बताइए स्वर यंत्रमुखी व्यंजन निम्न में से कौन सा है, स्वर यंत्रमुखी वर्ण कौन सा है निम्न में से। तो आप देखोगे कि ये तो स्वर की बात कर रहा है, तो जब ये स्वर की बात कर रहा है तो स्वर तो इसमें सिर्फ एक है, ए, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया ये ए, बै, है और ले, और यहीं पर क्वेश्चन दे दिया बताइए निम्न में से कौन सा स्वर यंत्रमुखी है। तो जब आप देखोगे स्वर है तो आप डायरेक्टली निशान इस पर लगा दोगे कि भाई ये सही है, जबकि हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये काकल्य व्यंजन के बारे में पूछ रहा है, स्वर यंत्रमुखी। अब इसे क्यों कहा गया है मैं आपको वो बताता हूँ। स्वर यंत्रमुखी, स्वर की मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी? स्वर की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वह वर्ण या वह अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वह क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। दूसरे मैंने स्टेटमेंट उसमें क्या लिखवाया था, आप जब पिछली क्लास में देखोगे, आपने नोट किया होगा, आप वहाँ पढ़ोगे तो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था कि वह वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिसे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वही क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे स्वर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है? यह है। अब एक चीज़ मैंने और लिखवाई थी कि कंठ से यूज होगा, जो स्वर होते हैं वे कंठ से खुलते हैं, ठीक है, कंठ और तालु से ही आते हैं, उसमें होठों का यूज नहीं होता, तो क्या इसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है, ये मैंने बोला क्या है। और जब ये है मैंने बोला है यहाँ पर, तो इसमें ना ही तो हमारी लिप्स का यूज हुआ है, ना तो इसमें लिप्स का यूज हुआ है, ना ही हमारे कंठ का यूज हुआ है, तो ये फिर क्या है? ये तो स्वर बन गया। परिभाषा के अनुसार जो आप पिछली स्वर की परिभाषा देखोगे तो उसके अनुसार तो ये स्वर बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें बोला स्वर यंत्रमुखी, एक ऐसा व्यंजन भी है जो स्वर की तरह प्रयोग में आता है, जो स्वर के स्टेटमेंट में खरा उतरता है, जिसके लिए ये है। लेकिन अब हमने इसे स्वर क्यों नहीं कहा? हमने इसको व्यंजन ही क्यों कहा? हमने इसको स्वर क्यों नहीं कहा जब ये स्वर की परिभाषा कर रहा है? तो स्वर की एक परिभाषा और भी थी कि वह स्वयं में आता है, मतलब वह स्वतंत्र होता है। जबकि अगर है की बात की गई तो इस है को अगर मैंने हलंत लगा दिया तो साथ में अब ए आ जाएगा, तो यानी इसके स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, इसे किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है। और जब दूसरे वर्ण पर या स्वरों पर आधारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो ये है तो व्यंजन ही, ये काकल्य व्यंजन है, लेकिन इसको हम स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं। तो ये आज इसको मैंने बता दिया कि क्यों कहते हैं, ठीक है। आपने हमेशा ही किताबों में देखा होगा कि यह एक काकल्य व्यंजन है, लेकिन स्वर यंत्रमुखी नहीं लिखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वर यंत्रमुखी नहीं बताना कि क्यों आया है, क्यों हम स्वर यंत्रमुखी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंठ या कंठ्य। कंठ बोल दो या कंठ्य बोल दो या कंठस्थ बोल दो, ये सब एक ही बात है, ठीक है। एक मिनट में इसको रफ कर दो। तो ये जो कंठ या कंठस्थ है, इसमें क्या है कि एक नियम आता है, कौन सा? अकुह विसर्गीय नाम। अकुह विसर्गीय नाम। तो अब इसमें क्या चीज है? जैसे कि ये है ए, ये क्या है? ए। हम पढ़ रहे उच्चारण स्थान, यानी हमारे मुंह के अंदर कोई भी चीज, कोई ऐसी चीज है जैसे उच्चारण की वो यूज कहाँ से की जा रही है, तो ये क्या है? ए। ये क्या है? ए। तो इसमें क्या ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। और जितनी मैं चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ जगह ऐसा भी होगा जिसमें दो चीज, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, तो जिनमें से एक ही वर्ण में दो, जैसे वे में क्या है? होठ भी यूज हो रहे हैं, हमारे तीत भी यानी दांत भी यूज हो रहे हैं, तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? कंठस्थ। तो ए क्या है? ए क्या है? कंठ हो गया। ये ए क्या हो गया? कंठ। और जिसमें ऊ की मात्रा आ जाएगी, जिस पूरे सूत्र में ऊ की मात्रा आ जाएगी, उसका पूरा का पूरा हमें क्या लेना है? उसे हमें पूरा का पूरा जो हम बोलते हैं पूरा का पूरा पार्ट लेना है। जैसे कै, खे, घे
और एक होता है, मैं फिर दो, जब भी आएगा ना मैं इसको साथ साथ तुरंत बताऊंगा कि ये है क्या। बिंदी यहाँ पर नहीं लगानी, बिंदी लगानी है यहाँ, ठीक। तो ये कै वर्ण है, यानी पूरा का पूरा क्या वर्ग, ये कै वर्ग है। क्या कबूतर, क्या गलबो, क्या कमला, क्या घड़ी, अणे खल्ली। उसके बाद कै चे टे तै, कचट तब लिखवाया था ना आपको, कै चे टे तै पे, कचट तब। तो क्या आएगा, क्या के बाद चे आएगा, फिर टे आएगा। तो जिसके नीचे ऊ की मात्रा आ जाएगी, जो भी मैं आगे सूत्र लिखाऊंगा जिसके नीचे ऊ की मात्रा आ जाएगी, समझो पूरा का पूरा आपको वर्ग लेना है। तो कै खे गे घे और अणे खल्ली, ये अणे हो गया ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा हमारा है, उसके बाद आएगा क्या, ये पूरा का पूरा विसर्ग। विसर्ग यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कंठ में आ जाएगा। जैसे अतः, ठीक है, अतः होता है ना, अतः जब बोलते हैं अतः, मैं लेके लिखवाया था आपको भाग, क्या नाम है, कंठस्थ। तो ये चीज़ जो भी होगी, कंठ तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ, तो इनमें जो कंठ है उसका ये सूत्र है, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चीज़ें एक ही सूत्र में आ गई, आपको अलग अलग याद करनी नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। अब आगे जो कंठ तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ आएगी, हर किसी के लिए आपको सूत्र मिला जाएगा। अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ क्या आती है कि जब अब आप बोलोगे कि ये ए यहाँ पर आ गया, लेकिन आप तो व्यंजन पढ़ा रहे हो, तो ये चीज़ें मैंने छुड़वाई थी। क्यों छुड़वाई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप ए आ, ये सारी की सारी उसमें पढ़ते स्वर में, तो आपको ये रूल होता, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। अगर आप भाषिक में पढ़ते तो आपको फिर ये चीज़ें रटनी पड़ती। तो मैंने इसलिए जो ये था ना कि स्वर का जो उच्चारण स्थान था, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने, क्योंकि मुझे पता था ये सारी की सारी चीज़ें सूत्र में आएगी। जो चीज़ सूत्र में नहीं आएगी उनको मैं अलग से लिखवाऊंगा। ये एक काम करेंगे, चलो इसके बाद जब कंठ तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ ये सारी चीज़ पढ़ देंगे, तो एक भाग में स्वर का लिखवा दूंगा और उसकी एक ट्रिक दे दूंगा, उसकी मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा ताकि आपको रटने ना पड़े। मैं कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले भाग पर। उसका अगला भाग है तालव्य, उसके बाद है मूर्धन्य। तालव्य क्या है कि इन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग, यानी जब जीवा का हमारा मध्य भाग ऊपर तालु से टच करे, ठीक है, जीवा का मध्य भाग। जब मैंने स्वर पढ़ाए थे तो आपको 3 चीज़ बताई थी, जीवा के 3 भाग बताए थे मैंने आपको, अग्र मध्य और पश्च। तो जब जीवा का मध्य भाग हमारे तालु से टच करता है, यानी तालव्य क्या होता है, जो हमारे जीभ का ऊपर वाला हिस्से का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं क्या, तालव्य। तो इन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है तो वो क्या कहलाता है, तालव्य कहलाता है। तो इसका एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, कंठ तालु क च ईचु यशा नाम, यशा नाम। अब बात ये आती है कि जो इसमें मैंने लिखवाया है आपको ईचु यशा नाम, ये आप याद कैसे करोगे, थोड़ा सा हल्का हल्का दिमाग से मिस हो जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, जिस मैंने स्पर्श व्यंजन में आपको वहाँ पे जो अलग से लिखवाए थे, तो उसमें क्या लिखवाया था कि कंठ तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ, ये 5 चीज़ लिखवाई थी। 5वीं उसकी लाइन थी, 5वीं मैंने चीज़ लिखवाई थी, कंठ तालु मूर्धा दंतव्य और ओष्ठ। तो उसी में क्या था कि जो कंठ है वो कैसे स्टार्ट हो रहा था, क्या कबूतर, क्या करो, क्या कमला, क्या घड़ी। उसके बाद च से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद ट से स्टार्ट हो रहा था। तो ऐसे ही क च ट त प, ऐसे था ना, क च ट त प, ये कंठता या तालु है, या मूर्धा या दंतव्य ओष्ठ, ऐसे 5 शब्द थे, ठीक है। 5 अक्षर मैंने ऐसे ही लिखवाए थे, ये ऐसे लिखवाए थे ना, और उसके साथ में मैंने यहाँ क्या लिखा था, कंठ तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ। तो ये वर्ग होता है कचट तप, ये कै वर्ग, ये च वर्ग, ये टे वर्ग, ये ते वर्ग, ये पै वर्ग। इससे पहले मैंने अभी पढ़ाया भी था। तो उसमें क्या था, अकुह विसर्जय नाम, कै के नीचे ऊ की मात्रा रहती है, तो इसका मतलब कै का पूरा वर्ग लेना है। तो हमने कै के जितने स्पर्श व्यंजन में कै का पूरा वर्ग लिया, जिसमें 5 व्यंजन होते हैं, ठीक। तो ऐसे हमने क्या लिया, अब जब हम ले रहे हैं तालु, तो तालव्य में क्या, ये तो कंठ था, ये क्या था, तालव्य। इसके सामने मैंने यहाँ तालव्य लिखवाया था, तालव्य तालु एक ही बात है। तो इसमें क्या आएगा, च, तो यानी एक में च के नीचे ओ की मात्रा है, तुमने च का पूरा वर्ग लेना है। तो एक तो इसमें आ जाएगा ई, एक इसमें आ जाएगा क्या, च का पूरा वर्ग, च चम्मच, च छाता, जय जहाज, जय झंडे, और ये अपना अण खल्ली कौन से वाला है।
आने खल्ली कौन से वाला है? आप आने खल्ली कमेंटों में करके बताओगे कि च वर्ग में आने खल्ली कौन से वाला आता है। ठीक, कमेंट है, आपने वीडियो को रोका और कमेंट कर दिया होगा। तो दूसरे नंबर पर जो आने खल्ली आता है वो आता है हमारा, एक तो ये वाला था, उसके बाद में कौन सा था? ये वाला। अब आपको कमेंट कैसा करना है? आपको कमेंट करना है पतंजलि, जैसे मैंने उसके सामने जो ऑप्शन लिखे थे ना, या आप उससे संबंधित भी कोई चीज़ लिख सकते हो। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पर आएगा ये आ गया एक आ गया क्या? शल्यम। ये चीज़ छोड़ देनी है हमें हमेशा ही हर किसी में। अकुतो विसर्जय नाम में भी हमने जो पीछे नाम छोड़ दिया था विसर्ग के बाद। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी तालव्य है पूरी 52 वर्णों की वर्णमाला में तालव्य से हमारे ये इन केवल 5 6 8 वर्णों का ही उच्चारण होता है। ठीक है, जिसमें से ये स्वर भी है। अब आप कहोगे कि स्वर क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैंने इससे पहले बताया था कि स्वर के लिए मैं अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन नियम में ये नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये 5 6 नियम अगर याद हो गए तो समझो पूरी की पूरी लगभग वर्णमाला हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा आते हैं मूर्धन्य। अब आप बताओ किसकी मात्रा, किसके नीचे मात्रा आएगी, किसका पूरा वर्ग आएगा? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कि अब जो मूर्धन्य की मैं लिखवाऊंगा तो इसके नीचे किस वर्ग की पूरी वर्ण पूरा का पूरा उसका वर्ग आएगा। ये क्या है? मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा तीसरे नंबर पे आ रहा है। और मैंने वर्ग की बात कही तो वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। कचट तप, कचट तप, क च ट, तो ट वर्ग आएगा ना, कचट तप। तो इसमें ट आएगा, ट के नीचे ऊ की मात्रा आएगी। ट के नीचे हमेशा अब क्या आएगी? ट के नीचे ऊ की मात्रा आएगी। तो ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि आप इसका सूत्र क्या था? टू से क्या वर्ग आएगा? एक आएगा लड़तु लसा नाम। ओहो, इसमें तो तय आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन आप समझ गए होगे किसका वर्ग है, आप समझ गए किस वर्ग में आएगा। तो इसका मतलब क्या है? मूर्धा दंतव्य। ओहो, दंतव्य में आएगा, क्योंकि क्या? क च ट त चौथे नंबर पर है कंठ तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ। इसका मतलब क्या है? दंतव्य में आएगा, लेकिन ये तो मूर्धा है। ये ईचु यशा नाम हो गया। टैसा क्या आएगा? टैसा आएगा ऋतु रसा नाम, रेश ऋषि वाला, ऋतु रसा नाम। अब आता है स कौन से वाला? आप स में भी कन्फ्यूज हो जाओगे। आप स में कन्फ्यूज आएगा कि मैंने लिख दिया ऋतु रसा नाम, भाई ईचु यशा नाम, मैंने सूत्र तो याद कर लिए लेकिन स भूल गया। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? देखो, पहले वाले में तो क्या था? पहला तो अकुह विसर्जय नाम था, तो उसमें तो विसर्ग आ ही रहा है। उसके बाद जब स आने शुरू होएंगे तीनों में लगातार, तो आपको याद रखने हैं स का क्रम वाइज क्या है वर्णमाला में? स सलजम, श षटकोण और स सपेरा। पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर दुई आएगा, यानी पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। तो अब कौन सा चल रहा है भाई? पहला नंबर तो अब ये हो गया, क्योंकि जो पहला था कंठ उसमें तो विसर्ग ही था। स वाला भी आ गया शुरुआत में, तो पहले नंबर पे तो ये आ गया स सलजम। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? स षटकोण वाला, तो ऋतु रसा नाम। ये आपको चमक तो रहा होगा ना, ऋतु रसा नाम बड़ा करके लिखूं, ऋतु रसा नाम। तो इसमें एक तो आ गया रेशा ऋषि, एक आ गया ट का पूरा वर्ग। अब ट का पूरा वर्ग क्या है? ट टमाटर, ठ ठटेरा, ड डमरू। एक चीज और, अब आप मुझे ये बताओ इसके नीचे बिंदी आएगी या नहीं आएगी? जो मैंने ये अभी दो चीज में लिख रहा हूं, ये इसके नीचे बिंदी आएगी या नहीं आएगी? वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो कि बिंदी आएगी या नहीं आएगी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब आप वीडियो में कमेंट कर दोगे ना, तो आप क्या है कि अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पाओगे। अब मैं जब वीडियो आप प्ले करोगे और उसके बाद में यहाँ पर बताऊँगा, तो आप देखोगे कि जो मैंने लिखा था वो सही लिखा था या गलत लिखा था। उसके बाद आएगा एक आनेखल्ली। अब आप ये बताओ आनेखल्ली कौन सा वाला आएगा? ये भी आपको कमेंट में करके लिखना है। तो आनेखल्ली मैंने तीन बताए थे। एक तो स्टार्टिंग बताया था ये वाला, ये भी ऐसा ही है सेम टू सेम। ठीक है, एक और होता ही है ये वाला। ठीक है, तो इसमें बिंदी नहीं है, ये है स्पर्श व्यंजन। इसमें बिंदी आ गई, ये हो गया आनेखल्ली, और इसमें बिंदी आएगी यहाँ पर, तो ये हो गया उपक्षिप्त व्यंजन। और इसमें बिंदी है ही नहीं, है स्पर्श व्यंजन। ठीक, दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला, तीसरे नंबर पर आएगा हमारा ये वाला। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद में क्या आएगा? आनेखल्ली ये वाला।
पतंजलि वाला, आप ऐसे बोला करो सीधा पतंजलि वाला, ठीक है। अगर अणा नहीं आता आप पे तो सीधा बोला करो पतंजलि वाला। और उसके बाद में क्या है रे, और उसके बाद में क्या है हमारा षटकोण, और नाम हमेशा ऐसे ही रहता है सब में एज इट इज, उसमें भी सेम टू सेम ही था। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मूर्धन्य में 8 होते हैं। 8 वर्ण पूरे 52 वर्णों की वर्णमाला में 8 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, ठीक है। चलो एक चीज और, एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूं मैं। एक ऑप्शन है ये, शायद मासिक ना चमक रहा हो कैमरे में, एक ऑप्शन है ये, और एक हो गया हमारा ये वाला सी, और ये हो गया डी, और एक ऑप्शन ले लो ई, ठीक है। एक हो गया ये वाला, और एक न ले लो, और एक मैं ले लो। अब आपको बताना है, हम जो गन्ना होता है जिसे इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं, जो गन्ना होता है उसे हम देसी भाषा में बोलते हैं गंडा। अब आपको ये बताना है उस गंडे में कौन से वाला अनखल्ली आएगा, या पूरा इन्हें बोलते हैं हम पूरे पंचमाक्षर, इसे हम क्या बोलेंगे पंचमाक्षर, क्योंकि पूरे जितने भी स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे उसमें 5वें नंबर पे आता है। क्या कबूतर, ख्या खरगोश, क्या कबूतर, ख्या खरगोश, क्या गमला, क्या घड़ी और अनखल्ली। फिर टैव आएगा, टै टमाटर, टै टटेरा, डै डमरू, डै ढक्कन और अनखल्ली। तो 5 में आते हैं सारे के सारे, जो बिंदी वाले लगते हैं जिन पे बिंदी लगती है, ये सारे के सारे 5वें नंबर पे आएंगे, इसलिए हम इसको पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक। तो आप कमेंट करके बताओगे। और उसके बाद कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत्य पढ़ेंगे, फिर ओष्ठ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो थोड़ा कंबाइंड होकर पड़ता है, जैसे कि दंत, जैसे व्यय होता है, व्यय के लिए होठ और जो हमारे तीत होते हैं वे होठ पे आकर लगते हैं, तो उसमें दोनों का यूज होता है। फिलहाल आप इसे नोट करो। एक चीज और, जब यहाँ पर आ ही गया है तो मैं इसको लिखवाई देता हूँ। ये जो टै वर्ग है ना, टै वर्ग, जिसमें ये सारे के सारे आते हैं, टै टमाटर, ठै टटेरा, ठीक है, और उसके बाद में डै डमरू, डै ढक्कन। तो ये जो है ये होते हैं हमारे कर्कश व्यंजन। ये कैसे होते हैं, इन्हें लिख लेना आप नोट डाल के, कर्कश या कठोर व्यंजन, ठीक है। कर्कश या फिर कठोर व्यंजन हम इनको बोलते हैं, क्योंकि जब आप बोलोगे इनका उच्चारण करोगे ना, जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आप महसूस करोगे जैसे सिर में कुछ टन देसी बोल रहा है या कुछ जोर से हमारे मारा जा रहा है। थोड़े 10 मिनट के लिए इनका उच्चारण कर लो, आपके थोड़े सिर में दर्द सा, सिर भारी भारी सा महसूस होएगा। ठे 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 ठे। तो ये जितने भी हैं सारे के सारे ये कठोर होते हैं, क्योंकि इसमें जो इनका उच्चारण करते हैं हमारे जो सिर होता है, सिर बिल्कुल ऐसा लगता है कोई टन देसी मार रहा हो, जोर से लगता है। तो इनका उच्चारण, इसलिए हम इनको कर्कश बोलते हैं या फिर कठोर व्यंजन बोलते हैं, ठीक। वैसे तो जो हमारा ये होता है अणखल्ली, इसको भी आप नोट कर लेना, क्योंकि वैसे तो ये पंचमाक्षर में आ जाता है, पंचमाक्षर में आता है, लेकिन फिर भी टै वर्ग में भी इसे आप नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मूर्धन्य के बाद दंतव्य और ओष्ठ। मुझे उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद क्या है, दंत और बच जाता है ओष्ठ हमारा। उसके बाद हम थोड़ा मिक्स करके पढ़ेंगे। तो दंत है और ये ओष्ठ है। दंत, अब मैं कह रहा हूँ कि जब जीभ का अगला हिस्सा दांत से टच करे, ऐसे कौन से वर्ण है जब हमारा जो जीभ का अगला हिस्सा है वो जब दांत से टच करते हैं तो हमारे बनते हैं। कैसे, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य, ओष्ठ। उंगली उठाकर, दंत, तालु और कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य। चौथे नंबर पर आता है। कचट में कौन से नंबर पर आता है, क च ट त, तय। यानी पहले लिख लो तय, तय पर ऊ की मात्रा, तय पर क्या आएगी, ऊ की मात्रा। अब क्या आएगा, लतु लसा नाम, लतु लसा नाम। जो लतु लसा नाम है इसमें क्या आएगा कि एक तो आ गया ल, ये वाला, एक आ गया क्या तय, तय पर ऊ की मात्रा है तो तय का पूरा वर्ग आएगा, यानी तय का क्या आएगा, पूरा का पूरा वर्ग आएगा। तो इसमें क्या आएगा, तय तरबूज, तय थन, दय दमात, दय धनुष और न, 5 ही आ गए। उसके बाद में एक आ गया ल, एक आ गया क्या
शे। ये शे तीसरे नंबर का है। कंठ तो हो गया था, मैं विसर्ग आ गया था, कंठ, तालु, मूर्धा और दंतव्य। दंतव्य आ गया तो दंतव्य में तीसरे नंबर का से आएगा। कंठ हो गया, तालु, मूर्धा और दंत, यानी तीसरे नंबर पर आया है। तो कौन सा वाला से आएगा ये? क्यों? क्योंकि सह सलजम, सह षटकोण और सह सपेरा तीसरे नंबर पे सह यही वाला आता है। तो आप याद रखोगे, भूलने के नहीं, इसलिए चीजें मैं आपको कुछ चीजें ट्रिक से बता देता हूँ। अब एक बात आती है कि ये लय क्या है भाई? ये जो लय है यहाँ पे लिखो आप, ये जो लय है ये वही है जो आप लिखते हो ना कृष्ण में, कृष्ण में लिखते हो तो ये वही है क्रय, या फिर कृपा में लिखते हो क्रय, क्रय में जो एक कृष्ण में लिखते हो और उसके बाद में आप लिखते हो कृपा, मुझे पे कृपा करना भगवान, तो उसमें भी यही क्या आता है, क्या के नीचे ये वाला रह आता है। ये होता क्या है, जब जैसे ये ऋषि ऋषि है, ठीक है, ऋषि ऋषि, और इसमें आपने आधा क्या जोड़ दिया, आधा क्या। अब आधा क्या है? आधा क्या है? वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया, हलंत लगा दिया। अब ये क्या है? ये हो गया शुद्ध व्यंजन। ये चीजें मैंने आप सभी को बताया क्यों, जब आधा कै यानी कै में हलंत लगाकर इसको शुद्ध व्यंजन बना देते हैं और प्लस में रहस्य ऋषि जोड़ देते हैं, तब ये चीज बनती है। ये जो ये मैंने यहाँ पर ये लगाया ना, ये जो ये ऐसे किया है, ठीक है, तो ये आधा कै और रहस्य ऋषि ही होता है। ठीक है, अभी मैंने इस चीज को समझा दिया कि अगर जब पूछा जाएगा कि बताइए इनको मिलाकर क्या आता है, तो आप बता दोगे कि इन दोनों के योग से क्या बनेगा। उसके बाद में आता है हमारा ओष्ठ, जो ध्वनियां दोनों होठों के स्पर्श करती है। ऐसे कितने क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ रहा है। किसी भी स्थान से 8 से ज्यादा उच्चारण नहीं हो सकते। ये पूछ लेते हैं कि बताइए किसी भी स्थान से हाईएस्ट कितने उच्चारण हो सकते हैं, तो सिर्फ 8। ठीक, अब यहाँ पाओ, ये हो गया क्या? दंत, ये हो गया ओष्ठ। अब इसमें क्या आएगा? किसके नीचे ऊ की मात्रा आएगी, किसका पूरा का पूरा वर्ग आएगा? तो आप देखोगे ये तो ओष्ठ है, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य और उसके बाद में आ गया ओष्ठ, यानी 5वें नंबर पर। अब जो हमारा वर्ग आएगा कचट तप, क च ट तप, यानी 5वें नंबर पर आएगा। तो जो 5वें नंबर पर आएगा उसमें क्या आएगा? कचट तप पे आएगा ये। तो मैंने सबसे क्या काम किया, सबसे पहले पै लिखा, पै पे मैंने एक मात्रा चढ़ा ली। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे याद आएगा, ओहो उपुद्य नाम की बात चल रही है, उपुद्य माननीय नाम, उपुद्य माननीय नाम। तो जो उपुद्य माननीय है इसमें क्या है, इसमें एक तो आ गया हमारा उ, एक पै के नीचे पै का पूरा वर्ग है, तो पै का पूरा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, पै का पूरा वर्ग आ जाएगा। क्या आएगा? पै पतंग, फै फल और बै बकरी, भै भट्टी और मैं मच्छी। ये क्या है? पंचमाक्षर, 5वें नंबर का। ठीक है, यहां पर मैंने अभी लिखवाया था इससे पहले। उसके बाद एक ये है, ये उपुद्य माननीय, ये होता है, ये आपने देखा होगा कई बार ऐसे, ये कै और ख के बीच में आ जाता है कई बार। तो जो कै और ख के बीच में आ जाता है ये होता है एक साइन। ये जो चिन्ह है ना, ये जो मैंने अभी एक चिन्ह बनाई है, जो सिंबल बनाया है, ये चिन्ह, इसी का नाम है हमारा उपुद्य नाम। उपुद्य, बल्कि पै नहीं आए, बस खाली पै आएगा, उपुद्य नाम। उपुद्य माननीय, ये नाम हटा देना, अगर इसे इतना रखोगे और ऊ की मात्रा हटा दी तो ये आ जाएगा क्या? उपुद्य माननीय। तो जो ध्येय माननीय है इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एक चिन्ह है। ठीक, माने कि जब चिन्ह पढ़ेंगे, काम करो सर तुम, या लिखते हो लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जब हम चिन्ह पढ़ेंगे ना इसके बारे में तब पढ़ेंगे, फिलहाल आप या एक काम करो, सर रहने दो, बस आप इतना ये इतना लिख लोगे ना, इतना भी काफ़ी है। ठीक, तो आपने लिख दिया उपुद्य माननीय नाम। तो इसमें क्या हो गया? कंठ हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। अब एक चीज रहेगी, आपने देखा कि वह नहीं आया कहीं, ना ही वह आया है, ना ही ओखली आई है, ना ही औरत आई है, ये कहाँ आएगा? तो हम बोलेंगे वह। ठीक है, तो हमारे जो अगले दांत है ऊपर गए वो हमारे होठ पर रख गए, तो इसमें दांत का भी प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, तो इसमें तो कोई सा भी नहीं है ऐसा।
तो इसके लिए हमने ज्वाइंट कर के अलग से ओस्टो नाम के आधार पर कुछ हमने चीज़ें ऐसी रखी हुई है जो चीज़ों को ज्वाइंट करता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आप इसे नोट करो। अब इसमें आप एक काम करना, नंबर डालते रहना। ठीक है, माने कि नंबर वाइज कभी पूछता नहीं, अगर पूछता तो मैं थोड़ा इस बात पर जोर देता और खुद ही लिखता हुआ आता। ये क्या है, कंठ तालव्य कंठोष्ठ। जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे वह है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई वह का तो मैंने कोई सुना ही नहीं, इसमें तो कहीं पर भी यह नहीं आया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि कंठ और तालव्य, कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालव्य दोनों से होता है। अभी तो हमने एक एक पढ़ा, कंठ तालव्य मूर्धा दंतव्य ओष्ठ। तो इसके लिए आप लिखोगे ए दे तो, ऐसे यहां कर दोगे ओ दो तो, ओ दो तो। ये क्या चीज है, ये कुछ कोड है। कैसे कोड है, ये क्या है ए और ये क्या है एणक। इसमें क्या है कि ये अब इससे पहले आए हैं तो आप कहोगे नहीं आए। अब ये कंठ और तालु का प्रयोग कैसे हो रहा है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखवाया आपको ए, मैंने आपको क्या लिखवाया यहां पर एनक वाला ए। ठीक, अब आपने देखा होगा ए प्लस ई, ए प्लस ई दोनों को मिलाने पर ही ये आएगा, जो एडी वाला ए है। और जो एनक वाला है, अगर मैं यहाँ ए प्लस में ए मिला दूं, ठीक है, तो क्या जाएगा ये। और इसी ए को, अब ये क्या है, ए क्या है, अकुह विसर्ज्य नाम। याद करो मैंने कहाँ पढ़ाया था, अकुह विसर्ज्य नाम में ए आया था, वो किसका था, वो कंठ का था। तो ये क्या, ये तो कंठ हो गया और ये हो गया आपका तालु। ये क्या क्या हुआ, तालु, जो मैंने अभी आपको तालव्य लिखवाया था। ये सीधा आप तालु ही लिख लो, टेंशन मत पड़ो, तालु। ठीक है, तो जो तालु लिखवाया था, कंठ तालु, ये हो गया कंठ और ये हो गया तालु। जो इन दोनों को मिलाकर ए प्लस ई को मिलाकर बना ए, और वही क्या हो गया आपका हमारा, ए प्लस ई को मिलाकर ए बना, तो इसमें कंठ भी है इसमें तालु भी है, तो इसलिए हमने उसको बोला क्या, कंठ तालु। ऐसे ही बनेगा कंठोष्ठ। ठीक, तो जो ओ है इसमें क्या है, इसमें आप बोलोगे, इसमें एक तो है भैया ओ, ये ओखली वाला, और इसमें एक बोलोगे आप ये है औरत वाला। अब आप मुझे बताओ, जिस इससे पहले मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये जो ओ है ओखली वाला, और ये हो आओ, ये ओ है और ये आओ है। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप उच्चारण कभी कभी सेम टू सेम कर देते हो, ऐसा नहीं होता। तो ये जब ए को आप ऊ से मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, ओखली वाला बनेगा। और यहीं आप ए को, एक मिनट, ये डबल आएगा ना औरत वाला, तो ए को जब आप ओ से मिलाओगे तो ये औरत बन जाएगा, औरत वाला औ बन जाएगा। अब बात ये आती है कि ये क्या है, आप अभी मैंने लिखवाया ये है कंठ, और ऊ क्या है, ऊ अगर आप बोलोगे तो आपके होठ आगे को आ जाएंगे। और उपउद्यमानीय नाम अभी मैंने लिखवाया एक भाग आपको, तो ये क्या था, ये था ओष्ठ, सबसे लास्ट का भाग यही तो आया था अभी, कंठ तालु मूर्धा दंतव्य ओष्ठ। ठीक है, तो ये कंठ हो गया, ये ओष्ठ हो गया, तो ये भाग क्या, ये वर्ण कौन से बन गए, बन गया कंठोष्ठ। तो आप इन चीजों को याद रखोगे। साथ में आपको एक चीज और देखनी है, अब आप बोलोगे कि जो ये है ये तो कंठ है और ये क्या है, ये कंठोष्ठ हो गया। तो आप ध्यान रखो, ये जो ए है, ये जो ए है, इस ए को मैंने अभी क्या ए प्लस ई लिखा, तो ये और ये दोनों एक ही तो बात है। ऐसे ही जब ये ओ है, ये ओ भी कैसे बना, ये ए प्लस ऊ से बना, ए प्लस ऊ से बना। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे ऐसे ही। फिलहाल आप इसको नोट करो, दो चीज और रहेगी और उसके बाद आपका उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के व्यंजन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला भेद पढ़ेंगे। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए एक चीज और लिख लेना, ये चाहे ई हो चाहे बड़ा ई हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऊ हो चाहे ये बड़ा ऊ हो, क्योंकि मैंने सिर्फ ओष्ठ की बात की है, मैंने सिर्फ ओष्ठ की बात की है। ये भी ओष्ठ ही होता है, ये भी ओष्ठ होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ए प्लस ऊ हो चाहे ए प्लस बड़ा ऊ हो, बनेगा यहाँ पर ओ ही।
ठीक है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा खुद भी अंडरस्टैंड कर लिया करो। उसके बाद सिर्फ एक ये बच गया दंतोष्ठ, जिसका मैं अभी एग्जांपल दे भी रहा था आपको इससे पहले वीडियो में। ये सिर्फ वह पाता है दंतोष्ठ, यानी दंत जो एक कोई ऐसा वर्ण, कितने ऐसे वर्ण है या कौन से ऐसे वर्ण है या जो भी ऐसे वर्ण जो हमारे दांत और होठ दोनों को टच करते हैं, दोनों के योग से ही उच्चारण हो सकता है, वो कौन से बोलाएंगे? दंतोष्ठ, यानी दांत प्लस होष्ठ। तो ये दांत और होठ से कौन से? सिर्फ वह। जब आप वह बोलोगे तो आपके जो ऊपरले दांत होते हुए वो आपके नीचे के होठ पे टच करेंगे, तभी आपका वह का आप उच्चारण कर पाओगे, वह। ठीक है, तो आप देखोगे फिलहाल ये जितने हो गए ये 8 हो जाएंगे, ये 8 हो गए। तो यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिख लेना कि उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं, उच्चारण जो स्थान होते हैं आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रयोग के आधार पर होते हैं 9 तरह के, 9 प्रकार के होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है भाई? उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रयोग के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। ये क्या तरीका है भाई? तो 9वां पॉइंट यहाँ पर डाल लेना। कौन सा? एक तो ये वाला अणखल्ली हो गया, उसके बाद अणखल्ली कौन सा आता है? ये वाला, फिर अणखल्ली आता है ये वाला, फिर उसके बाद न और मैं। इसी को आप सारों को काउंट कर दो ऐसे, और यहाँ पर लिख दो आप नासिक। सभी ने कहा है कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान, सभी को उच्चारण स्थान बताने के हमने सारे स्थान बता दिए। नाक भी तो हमारा एक उच्चारण स्थान है कि हम नाक का भी तो प्रयोग करते हैं। तो यहीं पे भी लिखा हुआ है नासिक, कि भाई हम नासिक, यानी इनका जो उच्चारण है, ये सारे के सारे जो अणखल्ली, जो पंचमाक्षर है, इनका जो स्थान है वो हमारा नाक है। हम नाक से प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? इनको हमने बोल दिया नासिक, कि भाई ये नासिक से होता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान तो है 8 ही, लेकिन प्रयोग के आधार पर हम कह रहे हैं उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर जो हमारे ये उच्चारण स्थान है, जो स्थान है उच्चारण करने के, वो होते हैं हमारे 9। तो उस समय ये भी आप काउंट कर लेना। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हमारा जो उच्चारण के आधार पर था ये फिलहाल अभी खत्म हुआ। इसके बाद जो हमारा टाइप था नेक्स्ट, वो है ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। इसका कारण क्या है? हम क्यों अभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं? क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा? उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य, ओष्ठ, जितनी भी सारी चीजें हैं ये कहाँ से उच्चारित हो रही है। ठीक है, जैसे कंठ ये है, तालु ऊपर का होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य, ओष्ठ। लेकिन अब जो हम भाग पढ़ रहे हैं ना उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी उसे आप बिल्कुल छोड़ दो, वो तो विषय पीछे की भाग है, उसे छोड़ दो। अब हम उसके अगला एक, इस पर नंबर 2 डाल लो आप, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने एक पढ़ा क्या नाम है? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न यानी जहां से प्रयत्न किया जा रहा है। जैसे कि कोई चीज है, हमारे मुंह के जब भी कोई हम उच्चारण करते हैं, जो स्वर बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहाँ से आया, जैसे कंठ से आया। लेकिन मुंह के अंदर का जो प्रोसेस है, मुंह के जो अंदर का प्रोसेस है, बाहर आने से पहले शब्द पहले मुंह के अंदर ही आते हैं। हम जो हमारी जीभ, कंठ, सारी चीज़ों को मिलाकर जो तालु वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, उन सबको मिलाकर जो शब्द बाहर आ रहा है वो तो हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, लेकिन जो अंदर का प्रोसेस रह गया था, ठीक है, जो अंदर का प्रोसेस, जो हमारे मुंह के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, उसी को हमने कहा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी अभ्यंतर, यानी मुख के अंदर। इसीलिए हमने परिभाषा भी इसकी क्या लिखी? वर्णों के, एक मिनट भाई मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, बार बार लाइट भाग रही है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी वर्णों के उच्चारण के समय वर्ण बाहर आने से पूर्व मुख के भीतर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से जो यत्न किया जा रहा है, यत्न यानी प्रयत्न या प्रयास किया जा रहा है, उसे भी हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यानी मुख के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है किसी भी चीज को लाने के लिए, उसी को हम बोल रहे हैं अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। दूसरा, ये जो चीज है ये तो मैं पहले बाद में समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पर आओ। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, कैसे लेके मैं तक मैंने आपको लिखवाया भी था। ये सभी क्या है?
ये सभी है स्पर्श व्यंजन। क्या लिखवाया था मैंने इसको? स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन लिखवाया था। ठीक, और उसके अलावा मैंने आपको बता सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये भी बता दिए थे। लेकिन जो अब जब मेन बात आती है, ये मैंने क्यों लिखी, ये उसका कारण है। ये तो होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे स्पर्श व्यंजन, लेकिन स्पर्श व्यंजन में भी कुछ चीजें बटी हुई है। कैसे? जैसे एक तो हो गया ये स्पर्श व्यंजन, टोटल तो हो गया क्या? स्पर्श व्यंजन। अब ये जो है जिसे हम बोलते हैं, ये शुरू गया अब 3 आने खल्ली, अणे, अइया, और उसके बाद न और मैं, जो ये चीज है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर, यानी 5वां अक्षर। क्योंकि देखो आप 1 2 3 4 5, तो पंचमाक्षर बोलते हैं इसको। ठीक, उसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका जो साउंड है, क्योंकि हम पढ़ रहे क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं मुंह के अंदर का जो प्रयास किया जा रहा है, कैसे स्वर आ रहा है, तो उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो उसका हम अब स्थानीय पढ़ रहे हैं। यह अनुनासिक, यानी जो नाक का भी प्रयोग किया जाए, जिसमें हम नाक का प्रयोग किए जा रहे हैं। जब भी आप बोलते हो कोई भी इससे संबंधित आप शब्द बोलते, पतंजलि, अगर आप अपनी नाक बंद कर लोगे, ठीक है, आप थोड़ी देर अपनी नाक दबाओ और उसके बाद उसका उच्चारण करो, जो चीज नहीं आएगी समझो उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगर आप नाक दबा लोगे, अपनी नाक बंद करके कोई चीज बोलोगे, पतंजलि बोलोगे, अंडा बोलोगे, तो ध्यान रखना आप इनका उच्चारण नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने इनको बोला अनुनासिक। ठीक है, 5वां नंबर होता है, इसलिए हम पंचमाक्षर बोल रहे हैं। उसके अलावा ये आते हैं ये क्या चीज है? छह चम्मच, छह छाता, जय जहाज, जय झंडे। ठीक, छह चम्मच, छह छाता, जय जहाज, जय झंडे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे ऊष्म संघर्षी। अब इनकी ये हमने अलग अलग क्यों बांटे? स्पर्श व्यंजन हमने अलग लिखे, और ये हमने लिखा, एक मिनट भाई, ये ऊष्म संघर्षी नहीं है, यह है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो ये क्या है? सारे टोटल देखें तो यह है स्पर्श व्यंजन, और ये क्या है? यह है स्पर्श संघर्षी। कैसे? अब इनकी परिभाषा देखो, उच्चारण अवयव के स्पर्श करने तथा शेषा खुलने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, वे तो क्या कहलाए? स्पर्श व्यंजन। यानी जब हमने एक साउंड निकाला, जैसे हमने बोला कै, हमने बोला खे, तो आप देखो इनमें जितनी भी चीज है, क्या कोई भी ऐसा है जिनके लिए हम बस खाली मुंह खोलने रहने से काम चल जाएगा? इसलिए हमने परिभाषा में क्या लिखा? उच्चारण अवयव को स्पर्श करने, यानी स्पर्श किया जाएगा। जैसे कि पै, ये होठ का स्पर्श आ गया, ये हो गया तय, इसमें दांत का स्पर्श आ गया। तो हर व्यंजन जितने भी है स्पर्श कर रहे हैं, और सहसा खुलने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, इन सभी ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। अब बात आती है च, छ, जय, जय, ये अलग कैसे हो गए? ये अलग ऐसे हो गए जैसे स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी। अब संघर्ष भी किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इसी को बोलते हैं संघर्ष व्यंजन या गर्म व्यंजन, क्योंकि उसमें संघर्ष किया जा रहा था, थोड़ा सा रगड़ खा रही थी जीभ हमारी। तो यही मैंने क्या लिखा है? इनके उच्चारण में उच्चारण अवयव 2 बार लिखा गया। उच्चारण अवयव सहसा खुलने के बजाय धीरे धीरे खुलते हैं, धीरे धीरे खुलते, एकदम नहीं खुलते। जैसे कि मैंने इसका आप उच्चारण करो, ये क्या है? कै, ये क्या है? कै। आप इसका उच्चारण करोगे, क्या है? चे, के, खे, गे। इस आप बोलो के, खे, गे, लेकिन इस आप बोलोगे चे, छे, जे, तो उच्चारण गलत हो जाएगा। यह है चे, थोड़ा सा लंबा खोलना पड़ेगा, और मुंह एकदम नहीं खोल के धीरे धीरे खोलेगा, जैसे चे, छे, जे, झे। तो इस तरह से इनका जो उच्चारण करते समय इनका जो मुख है वो धीरे धीरे खुलता है, लेकिन खुलता इसी तरह से स्पर्श व्यंजन की भांति। जैसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श करते हैं, होता इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से खुलता है। इसलिए हमने इनको क्या बोला? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमको इसीलिए बोला जाता है, ये है स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी करता है और संघर्ष यानी थोड़ा सा रगड़ कर जीभ आती है। या फिर ये कह दो कि चे, जब आप चे बोलोगे तो तुम्हारी जीभ है ना, वो जो तुम्हारी जीभ है वो पहले दाब खाएगी, और दाब खाने के बाद धीरे धीरे उठेगी, लेकिन बहुत जोर देने के बाद उठेगी। तो इसलिए हम इसको चे, छे, जे, झे। जबकि आप बोलोगे टे,
इसे बोलेगे आप ठे, तो इसे आप ऐसे नहीं बोलोगे, इसे बोलो टे। तो ये चीजें कुछ आपको जब भी इसीलिए मैंने जो परिभाषा लिखवाई थी तो आपको क्या लिखवाया था कि 52 के 52 अक्षर, 52 के 52 अक्षर, इन सभी की आकृति भी बिल्कुल अलग मिलेगी, और आकृति अलग होने का मतलब है इनका जो उच्चारण है, इनका जो साउंड है वो भी अलग है, यानी कुछ ना कुछ तो इसमें चेंजेस किया गया है। तो ठीक है, उसके अलावा चलो फिलहाल स्लाइड यहाँ पर छोटी रह जाएगी, तो आप फिलहाल इसे नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक इसमें है भी लिख लेना, चे छे जे झे, क्योंकि ये 5 हो गए ना, तो इसमें एक प्लस है कर लेना, यानी जो ये हो गए क्या, मैं लिख दूँ अलग से, छह चम्मच, छह छाता, जे झे और साथ में है, यानी टोटली कितने होते हैं, टोटल होते हैं 5। ठीक, ये है इसलिए लिख लेना, आएगा तो ये आगे भी, ठीक है, लेकिन जो हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं उसमें भी काउंट होगा, आप इसका भी उच्चारण करोगे तो लगभग लगभग सेम ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो चल रहा था, अब पढ़ाएंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको पहले ही बताया है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो जैसे ये रे ले वे, ये रे ले और वे, ये पहले भी लिखवाए थे मैंने आपको। लेकिन एक आता है अर्धस्वर, जो हम अर्धस्वर पढ़ेंगे, ठीक है, अर्धस्वर पढ़ रहे हैं हम, तो इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव कहीं भी स्पर्श नहीं होता। ठीक है, कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो हम जिन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं, इन ध्वनियों के उच्चारण में जो उच्चारण अवयव है, यानी जो शब्द है, जो हम जो हमारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें कहीं भी स्पर्श नहीं होता। स्पर्श कौन कौन से वर्ण होते हैं जिनमें स्पर्श नहीं, जैसे हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य, ओष्ठ, हर जगह हमारे क्या होते हैं कि स्पर्श होता है। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे, ये और एक वे, ये और वे, आप बताइए इनमें जो एक स्पर्श व्यंजन की बात करें, जैसे हम स्पर्श बता रहे हैं, तो क्या इसमें अर्धस्वर है? ये भी तो एक तरह का अर्धस्वर ही माना जाएगा, क्योंकि ये भी स्पर्श नहीं हो रहा। जैसे कि हमारा जो स्वर है, तो स्वर में हमने परिभाषा क्या बताई थी, स्वर की हमने परिभाषा बताई थी कि वे वर्ण जो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र तो है नहीं। लेकिन एक परिभाषा हमने इसकी और भी बताई थी स्वर की, वो क्या परिभाषा बताई थी, जैसे कि कोई भी जो स्वर होता है उसमें कंठ का प्रयोग नहीं होता, इसमें कंठ का प्रयोग नहीं हो रहा, इसमें कंठ का प्रयोग नहीं हो रहा। तो एक है उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन में पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है, कौन कौन से होते हैं उक्षिप्त व्यंजन। एक तो होते हैं हमारे, जैसे एक बात और बताऊं आपको, जो उक्षिप्त व्यंजन है ना, इसको हम उत्क्षेपित व्यंजन भी बोल देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया लेकिन लिखवाया नहीं था। अब लिखने के बाद बोलो कि भाई लिखवाया तो नहीं है, तो इस पर एक तीर का निशान लगा लिखना, उत्क्षेपित व्यंजन होते तो उत्क्षिप्त होते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत होता है। लोग बाग जो करते हैं, कोई पूछे आपसे कि ये नहीं पूछेगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, या तो पूछेगा उक्षिप्त व्यंजन क्या होता है, या फिर पूछेगा उत्क्षेपित व्यंजन क्या होते हैं। जो उत्क्षेपित व्यंजन है, एक तो होते हैं हमारे ये और एक होते हैं ये, लेकिन इनके बीच बिंदी होती है। जब भी बिंदी की बात आती है, बड़ा फोकस के साथ बताता हूँ, गौर देकर कि देखो नीचे बिंदी है, वरना सेम टू सेम शब्द यहाँ पर भी है लेकिन इनके नीचे बिंदी नहीं है। लाओ इसके मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप बोलो कढ़ाई, जिसमें हम आजकल ठंड हो रही है तो बरसात में भी कुछ दिनों पहले गई है, तो हमारी पकौड़ी बन रही है, तो ये होगी कढ़ाई। अब ये कढ़ाई नहीं है, ये शब्द हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इसमें बिंदी नहीं लगी। और हमारा नियम क्या कहता है, उक्षिप्त व्यंजन कौन से हो गए, जिनके नीचे बिंदी लगेगी। और बिंदी तभी लगती है जब ये, ठीक है, जब ये डे जो है ये या तो बीच में आए या बाद में आए, जब इससे स्टार्ट होएगा। जब हम इससे कभी भी कोई शब्द स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिखा भी है, जिन ध्वनियों में जीवा का अगला भाग कठोर तालु के साथ टकराकर झटके से नीचे आती है, ठीक है, इन दोनों में फर्क होता है। कढ़ाई, ये का डे और ये का डे थोड़ा सा झटके से आता है, ठीक। और इसका भी एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे हाथ का कड़ा होता है ना, कड़ा हाथ में पहनते हैं कड़ा, तो ये वही वाला कड़े की बात हो रही है। तो इसमें भी नीचे एक बिंदी लगी है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बिंदी लगी हुई है, जबकि इनमें बिंदी नहीं लगी। अब आप एक बार मुझे कमेंट में करके बताओगे, यह एक क्वेश्चन है आपके लिए कि बताओ, जो ये वाला इसमें एक बिंदी यहाँ पर लगी है, ये
क्या है। अब आप मुझे एक चीज़ कमेंट में करके जरूर बताओगे। उसके बाद आता है ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी क्या है? ऊष्म, ये इसी को चीज़ मैंने लिखवाया था उष्मान, ठीक है। ऊष्म होगी, ऊष्मीय हो गया या उष्मान हो गया या गर्म हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ऊष्म संघर्षी, यानी इसमें एक तरीके से गर्म हवा निकलती है। तो ये कौन कौन से थे? एक तो था हमारा शैशलजम, शह षटकोण, सह सपेरा और एक है, ये क्या आ गया? है। दूसरा उसके अलावा बाद में क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, इसके उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, ठीक। दोनों पार्श्वों को आप लिख सकते हो बगल, देसी भाषा में बगल, ठीक है। बगल यानी साइड हो जाए, कहते हो ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, यानी कोई चीज बिल्कुल पास से होगी, पास की बात कर रहे हैं, ठीक। इस वाली बगल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये जो है इसके उच्चारण में जो श्वास वायु जिह्वा है पार्श्व से निकलती है, बगल से निकलती है। ऐसा कौन सा वर्ण है? आप इस चीज को एक बार प्रोनाउंसिएशन करके देखो, इसका तुम बोल के देखो, ले को आप बोलोगे ले, तो जब आप ले बोलोगे ना तो आपकी जो जीभ का अगला, जीभ का जो सामने वाला हिस्सा, जो जीभ की नोक हैगी, ठीक है, अगले हिस्से का मतलब कौन, नोक भी ले सकते हो, कि जीभ का जो अगला हिस्सा है आपके ऊपर जाकर टच होएगा, और जो हवा है, जो तुम्हारे सांस की हवा है, वो बराबर से दोनों साइडों से बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी है कि इसके उच्चारण में श्वास वायु जीवा के दोनों पार्श्व यानी दोनों बगल से निकल जाएगी साइड में। तो वो कौन सा है? ले। आप उच्चारण करके देखोगे आपको ले ही महसूस होगा। ये मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं, उपक्षिप्त व्यंजन को बताने के लिए ही मैंने ये जो टेबल है ये नहीं मिटोई थी, ठीक, ताकि मैं आपको इन दोनों को पहचान कर सकूं कि इसमें बिंदी आ रही है और यहाँ पर बिंदी नहीं आती। इसका मैंने आपसे पूछा है कि बताइए ये क्या है, ठीक है। जब इसका पूछा हो ना तो इसका आपको बताना होगा कि भाई ये क्या चीज़ है, और इससे संबंधित एक शब्द भी देना है, चाहे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आप वो भी दे सकते हो। उसके अलावा है कि लुंठित, इसके उच्चारण में जिह्वा वर्तस्य की ओर उठती है। इसके उच्चारण में जो जिह्वा है वो वर्तस्य की ओर उठती है। इसको आप एक शब्द और लिख लो इसका, प्रकंपित। इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तीर का निशान लगा लेना, ठीक। इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा वर्तस्य की ओर उठती है। जो हमारी जिह्वा है, आप एक बार उच्चारण करके देखो रे का, आप इसका उच्चारण करोगे रे, तो जिह्वा की नोक उठेगी तो, लेकिन ऊपर लगेगी नहीं। जिह्वा की नोक उठेगी लेकिन ऊपर लगेगी नहीं। तो आप जब भी कोई इन्हें याद करोगे तो उच्चारण के साथ याद करना और देखना कि ये लिखा क्या है। कुछ चीज़ें मैं देखो लिख देता हूँ पहले की, जैसे अब ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी समझा दे, कि वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, तो कंटेंट हमें देना है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें पहले लिख लेता हूँ। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो ये चीज़ लिखो, बस ज़्यादा नहीं, बस दो चीज़ और रह गई है। उसके अलावा जो रह ना तैरते वाला रह, और एक उसके बाद में टे ठे ठे, ये दो चीज़ और पढ़ानी है, इसको आप नोट करो। उसके बाद आते हैं, अब जो एक चीज़ बच गई हमारी, कौन सी, ये लिख लो, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कैसे होते हैं? द्वित्व व्यंजन होते हैं हमारे कैसे, एक चीज़ की परिभाषा लिखो आप छोटी सी, जैसे कि हमने लिखा एक होते हैं शुद्ध स्वर रहित व्यंजन, एक होते हैं स्वर सहित व्यंजन। तो जो स्वर रहित व्यंजन है, यानी जो जिन व्यंजन में स्वर नहीं होते, ठीक है, या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन, इनको हम स्वर रहित व्यंजन हो या शुद्ध व्यंजन हो एक ही बात है, या इसी को हम कह देते हैं आधा व्यंजन। आधा व्यंजन, यहां हमने लगाया कोमा, और इनके प्लस कर दो यहाँ पर, ठीक है, समझने के लिए आप प्लस कर दो, प्लस, और उसके बाद में इन्हीं का तुम पूरा कर दो, क्या, स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन, इसको लिख दो खाली बस व्यंजन, ठीक है, या फिर इसको चलो डिक टू डिक ही लिख देते हैं पूरा व्यंजन, या व्यंजन ही लिख दो, क्योंकि व्यंजन का मतलब ही होता है पूरा व्यंजन। ये शुद्ध व्यंजन है यानी आधा है, ये पूरा का पूरा व्यंजन है, इसलिए हमने इसको व्यंजन लिखा है। उसके बाद में प्लस, ठीक है। तो यार स्वर सहित व्यंजन हो या व्यंजन हो, इनको अगर आप स्वर व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या आधा व्यंजन से जोड़ दोगे, ये आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया है, चलो मैं फिर बता देता हूं। जैसे हमने लिखा बै, इसको अगर मैं
अगर ये हलंत लगा दिया मैंने इसमें से, तो इसका मतलब क्या है, आधा बै। इसका मतलब क्या है, आधा बै। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा यहाँ पर बच्चा, ठीक। तो इस बच्चे में क्या है, एक तो बै है, एक आधा च है और एक पूरा च है। तो हम जब खाली इस च को यूज करेंगे तो हम इसे आधा लगा देंगे, ये इसमें हलंत लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये आधा हो गया और ये क्या हो गया, ये है पूरा का पूरा च है, ठीक। तो ये चीज आप समझ गए। तो बै में हलंत लग गया, तो अब ये क्या हो गया, ये जो बै में हलंत लग गया, यानी इस बै में से मैंने ए निकाल लिया, और जब इसमें से मैंने ए निकाल लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया शुद्ध व्यंजन। इसको या तो शुद्ध कहते हैं, क्यों शुद्ध हो गया, क्योंकि अब इसमें स्वर नहीं रहा। जब इसमें स्वर निकल गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। इसमें समझो कोई भी व्यंजन नहीं है। तो ये एक तो हो गया क्या, शुद्ध व्यंजन, इसी को बोलते हैं हम आधा व्यंजन। और स्वर नहीं है, अगर इसमें स्वर नहीं है तो हम बोलिए इसको स्वर रहित व्यंजन है। और उसके अलावा जो ये है स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन या पूरा व्यंजन, या इसको क्या देते हैं, व्यंजन। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, बच्चा। आप इसकी कंडीशन देखो, स्वर रहित, इसमें क्या है, एक तो है आधा व्यंजन और एक है पूरा का पूरा व्यंजन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्वित व्यंजन। और इस शब्द को हम क्या कहेंगे कि इस शब्द में द्वित व्यंजन है। और इसके एग्जांपल ले लो आप, 56 ले लो, डब्बा ले लो, ठीक है, जिसमें भी दो शब्द आएंगे, यानी एक पूरा व्यंजन और एक आधा व्यंजन। जब ये 7 आएंगे, लेकिन कंडीशन और भी, कंडीशन ये भी है कि च जो आधा है, या कोई भी ऐसा व्यंजन है जो आधा है, पहले वो आएगा, उसके बाद उसी के जैसा पूरा व्यंजन आएगा। ऐसा नहीं जैसे कि मैंने लिखा उत्क्षेपित, तो उसमें त आया, लेकिन उसके बाद तो दोबारा त पूरा नहीं आया, तो इसका मतलब वो द्वित व्यंजन नहीं होगा। द्वित व्यंजन तभी होगा, आप समझ लो सीधा सीधा, अगर मैथ वाली बात में कही जाए कि 1.5 शब्द, जब 1.5 अक्षर आएगा, कोई भी जब 1.5 अक्षर एक जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, द्वित व्यंजन हो जाएगा। अब उसके अलावा और एग्जांपल ले लो आप, और एग्जांपल हो गया सज्जन, ये हो गया सज्जन। अब मुझे बताओ, क्या ये जो शब्द सज्जन लिखा है, क्या ये भी द्वित व्यंजन है? तो आप कहोगे द्वित व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है? माने कि ये टॉपिक आगे का है, लेकिन मैं छोटा सा करके इसे छोड़ देता हूँ। कैसे? ये आप लिखोगे सत प्लस जन, इसका हो गया संधि विच्छेद, और वो पढ़ेंगे हम इससे अगले लेक्चर में। आज आपकी जो हिंदी वर्णमाला की क्लास है, इससे पहले मैंने एक स्वर की गिर दी है, और आज जो बची था सारा का सारा मैंने आज कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी वो संधि की आएगी, तो ये चीज़ें उसके बाद समझ लेंगे। फिलहाल मैंने बस इतना बता दिया कि जिस चीज़ के टुकड़े हो जाए, जिस चीज़ के संधि विच्छेद हो जाए, और उसमें अब ये हो गया क्या, तय। जो हम जिसे हम जय सोच रहे थे वो तो हो गया तय, ठीक है, ये हो गया तय, और ये हो गया जय। है ये आधा ही, लेकिन ये पूरा है, 1.5 हो गया, लेकिन 1.5 नहीं हुआ, क्योंकि ये तय है और ये जय है, ये एक जैसे नहीं है। तो ये क्या होगा, ये हमारा द्वित व्यंजन नहीं होगा। तो ये इतना तो हो गया कंप्लीट। और उसके बाद में सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह में लिखवा देता हूँ रे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रक, ठीक। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक कर्ण, और उसके अलावा एक लिख दिया मैंने प्रकाश। इसमें भी रह है, इसमें भी रह है, और इसमें भी रह है। और एक रह मैंने लिखवाया था कृपा में, ये भी रह लिखवाया था। और एक रह ले लेते हैं रामायण। एक रह यहाँ पर है, 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 और एक रह यहाँ पर है। लेकिन इन सारों में फर्क है, आपको इनकी तरीका भी अलग दिख रहा होगा। माने कि लिखते समय हम लिख देते हैं, लेकिन दो ही तो चीज हो सकती है, या तो स्वर रहित होगा या स्वर सहित होगा। ये जो ट्रक है, इस ट्रक में क्या होगा, इसमें जो रे है, आप बताओ ये आधा है या पूरा है? मैं इसको लिखूंगा स्वर सहित, मैं इसे लिखूंगा स्वर सहित व्यंजन है इसमें, यानी जो रे है, जो इसमें रे है, मैं यहां पे लिख देता हूं रे। जो रे है ये स्वर रहित है, स्वर सहित है, ये मैं बोलूंगा स्वर सहित है। क्यों है? आप तो बोलेंगे कि तो नीचे आ रहा है रे, ये तो आधा है। आधा नहीं है, इसमें टे आधा है, रे पूरा है। टे इसमें आधा है, रे इसमें पूरा है। क्यों? क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ शुरू में लिखते हैं, जैसे इसमें टे आधा है, तो रे हम यहाँ, ये टे आधा होने का नहीं, या तो इसको आप ऐसे लिख लो,
और फिर उसके बाद ऐसे लिख लो ट्रक, लेकिन ये लिखा हुआ सही नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने इसको यूज़ ऐसे किया ट्रक। तो इसमें रे जो है वो पूरा है और टे जो है आधा है, इसलिए जो हमने जब रे पूरा है तो हम इसको स्वर सहित लिखेंगे, स्वर रहित तो लिखेंगे नहीं। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं कर्ण। अब बताइए ये जो कर्ण है ये स्वर रहित है स्वर सहित है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट के लिए कमेंट लिखा करो, वीडियो कर दिया करो तुरंत पॉज। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो वीडियो को अभी पॉज करो और सारे के सारे लिख दो क्रम वाइज कि नंबर 1 पे जो लिखा है स्वर रहित है, नंबर 2 पे लिखा है स्वर सहित है, और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करना, देखना कि जो हमने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। जो कर्ण है इस पर जो रे है, जो ये रे है तैरता हुआ रे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो रे है वो होगा हमारा स्वर रहित, क्योंकि इसमें रे आधा है कर्ण। अब देखो रे का यूज ही कितना हो रहा है, कर्ण नहीं है ये कर्ण अर्जुन वाला कर्ण नहीं है, ये है कर्ण, यानी रे बहुत ना के बराबर हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो सलमान खान और शाहरुख खान वाला कर्ण अर्जुन था ये वो नहीं है, ना ही महाभारत वाला अर्जुन है, ये है राम जो कर्ण था ना, कर्ण अंगराज कर्ण, ये वो वाला कर्ण है। स्वर रहित आएगा ये कौन सा होगा, तैरते वाला रे कौन सा आता है, स्वर रहित होता है। उसके अलावा जो आता है प्रकाश, अब एक बोल के देखो ये प्रकाश नहीं होता, ये होता प्रकाश, प्रकाश यानी पे आएगा आधा। तो जब प्रकाश आएगा ना इस प्र में, तो जो स्वर आएगा जो हमारा रे है वो आएगा स्वर सहित, यानी इसमें पे है आधा और रे है पूरा, पे आधा है और रे पूरा है, इसलिए ये स्वर सहित हो गया। अब आते पहले इस पा जाओ, ये रामायण, भाई ये तो पूरा ही आपको दिख ही रहा है कि इसमें तो स्वर सहित है, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तो पूरा का पूरा है, यानी अगर आप इसे तोड़ोगे तो रे हट जाएगा, अब आएगा ए, तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये तो रे पूरा है। और रही बात इसकी, तो ये तो भाई हमारे ऋषि मुनि है, इसमें तो रे सीधा सीधा है, ये रहा रे जो नीचे का रे है, तो इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। तो हिंदी व्यंजनों का जो वर्गीकरण था उसका एक भेद ये भी था उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर। अब इसमें सिर्फ एक छोटा चीज रह रहा है कि अभी हमने क्या लिखा, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, लेकिन अभ्यांतर प्रयत्न अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यह है अभ्यांतर यानी अंदर, अब हम पढ़ेंगे बाह्य वाला, ठीक। तो फिलहाल आप इसे नोट करो, माने कि इससे अगला पॉइंट मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन आपको सिर्फ याद दिलाना है ताकि आप जब यहां से पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल आप इसे इतना नोट करो, मैं बोर्ड रफ कर दूं। रफ करने से पहले एक चीज और सीख लो, ये मैंने मिटाया नहीं था इसलिए, जो ये है शायद मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, ये होते हैं कर्कश या कठोर व्यंजन। कर्कश या कठोर व्यंजन जब आप इनका उच्चारण करोगे टे ठे ठे ठे, तो ऐसा लगेगा जैसे सिर पे कोई लोहे की डंडी लेके टन 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 ऐसे कर रहा है। थोड़ी देर आप इसका उच्चारण कर लो, आपके सिर में थोड़ा सिर भारी भारी सा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको कर्कश बोला है या कठोर व्यंजन बोला है। अगर पूछ ले कर्कश या कठोर व्यंजन कौन सा है, तो आप बता देंगे कि जो तीसरे नंबर की जो वर्ग है टे वर्ग, वो पूरा का पूरा क्या होता है, कर्कश या कठोर व्यंजन। इसे हटा लेना भाई यहां से, ये मिटाना याद मेरा। चार जो वर्ण होते हैं हमारे ये कर्कश या कठोर होते हैं। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न, हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा है अभ्यंतर। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर, यानी जो हम बाहर की प्रक्रिया है, कोई चीज अब हम बोलते हैं, ठीक है, तो एक तो होता है प्रोसेस अंदर, एक होता है प्रोसेस बाहर का। तो इसी के लिए हमने क्या लिखा है कि स्वर तंत्रों की दृष्टि से व्यंजनों के दो भागों में बांटा है। देखो ये चीज पहले बात तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उस समय क्या है कुछ चीजें रह गई थी, क्योंकि ये भाग के अंदर आता है, तो जो चीज जहाँ लिखवाने की है वहीं पे लिखी जाती है। लेकिन जब टेबल बनी थी तो मैंने टेबल पे थोड़ा सा ऐसे लिखवा दिया था, आपने थोड़ी चीजें पढ़ ली होगी, लेकिन जो चीज नहीं पढ़ी थी तो वो अब पढ़ोगे, क्योंकि इसका जो नंबर है वो अभी आया है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ केवल दो ही भाग होते हैं। कौन से, एक तो होते हैं ये, पहले आप डायरेक्टली पढ़ो कैसे, जैसे कि एक चीज दिखाई थी मैंने कंपन, सघोष, और एक बताई थी मैंने अघोष। सघोष और अघोष, सघोष हो या घोष हो दोनों एक ही बात है। क्यों, क्योंकि होता तो ये घोष ही है, घोष माने कंपन, लेकिन इसी को जो घोष हमने लिखा है ये घोष, ठीक है, ये जो घोष लिखा है इसी को हमने लिख दिया सघोष। क्यों, क्योंकि सघोष का मतलब क्या है, घोष के सहित, और ये जो लिखा है मैंने अघोष, सघोष और एक होता है अघोष।
आप आओ सीधा यहाँ टेबल पे। टेबल मैंने लिखवाई थी आपको क्या, कै अणखल्ली और बिंदी। यहाँ पर जब भी बिंदी की बात आती है, मैं आपको जितनी बार यहाँ पर ये मैंने लिखवाया है तभी मैंने बताया कि आप बिंदी यहाँ पर आएगी, उदक में नीचे आएगी और स्पर्श व्यंजन में आएगी नहीं। तो मैं इसके लिए बार बार आपको बताता हूँ ताकि आप याद रखो। उसके बाद भी अगर आप भूल गए तो आप बेकार आदमी हो, ठीक है, आपका कुछ हो ही नहीं सकता। कचट तप के चे टे ते पे, याद कर लेना इस चीज को। अगर किसी का याद नहीं, हाल तो उम्मीद है कि सबके याद ही हो गए, लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग आपकी बिगिनिंग है तो आपके ये हो सकता है कि एक्स एन आर जितने भी है टोटल वर्ण वाला याद ना हो, ठीक। कचट तप कै चे, चे वर्ग में क्या आएगा, चे चम्मच, छह छाता, जय जहाज और झ अरणखल्ली, टे टे टमाटर, ठे ठटेरा। आवाज मत कर भाई। थे थन, दे दवात, दे धनुष और एक ने फैफल, बे बकरी और मैं आपका। अब इसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था, आप याद करो। मैंने आपको लिखवाया था कि ये तो होता है क्या, शुरू के एक बताया था मैंने आपको बताया था ना, यहाँ ऊपर लिखा था अल्पप्राण, फिर लिखा था अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, और उसी के नीचे मैंने आपको लिखा था अघोष सघोष, लिखा था ना, अघोष कौन से अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो अल्पप्राण महाप्राण में तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्राण है आता जाता रहता है। अघोष सघोष में मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत ऐसे अनार से होती है, नहीं ए ऐसा होता है ना, सबसे पहला वर्ण कौन सा होता है, ऐसे अनार। तो अघोष और सघोष, स बाद में आता है, ए पहले आता है, तो हम शुरू में लिख लेंगे दो ए और उसके बाद में तीनों पे आ जाएगा क्या, से। ऐसे मतलब अघोष, अघोष और उसके बाद में सघोष, सघोष, ठीक। ये चीज लिखवाए थे। ये करने का तरीका भी है, अघोष ये सारे के सारे अघोष है, ये भी सारे अघोष है, ये सघोष है, ये सारे सघोष है और ये सारे के सारे सघोष है, ठीक। लेकिन ये है केवल स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है। कुछ वर्ण है जो इसके नीचे है जो नहीं आए थे, तो उस समय तो मैंने सिर्फ आपको यही लिखवाए थे। तो अघोष में आप लिख लोगे जो अघोष है वो क्या नाम है, अघोष है वो, सॉरी घोष है या फिर सघोष है। सघोष है तो क्या होगा, वर्ण पहला, दूसरा और तीसरा। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। आप इसके सामने टेबल भी लिख लेना ताकि आप ना भूलो। तो 1 नंबर, 2 सॉरी 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर घोष या फिर सघोष। सघोष में तीसरा नंबर, फिर आएगा ये रे ले वे, ये रे ले वे। ये जो 4 वर्ण है, ये जो 4 वर्ण है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, घोष। इसमें आप ऐड कर लोगे कि तीसरा, चौथा, 5वें नंबर में ये रे ले वे और एक साथ में लिख लेना है। तो अगर आप इसमें 5 काउंट कर दोगे तो ये सारे के सारे हो गए क्या, घोष। और उसके अलावा जो दूसरा नंबर, एक तो पहला नंबर, ठीक है, और उसके बाद बचा क्या, दूसरा नंबर। ये 2 नंबर अगर आप मैच करोगे, ठीक है, तो आपके क्या आ जाएंगे, अघोष। घोष माने, अघोष का मतलब क्या है, जिसमें कंपन नहीं होती। सघोष का मतलब है जिसमें कंपन होती है। जब आप इनका उच्चारण करोगे, ठीक है, जब आप इनका उच्चारण करोगे तो ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें कंपन महसूस होगी। शह शलजम, शह षटकोण और एक आएगा हमारा शह सपेरा। अगर आप इन दोनों रो में ये 3 वर्ण और ऐड कर लोगे तो ये सारे सारे क्या आ जाएंगे, अघोष, ठीक। तो फिलहाल आप इतना नोट करो। उसके अलावा सिर्फ एक छोटी चीज रह जाएगी जो मैंने आपको पहले पढ़ा भी दी है, यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, या चलो अगली स्लाइड में लिख दूंगा, इसे मिटाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। अरे भाई ये 2 बार सह लिख गया, खैर इतना तो तुम थोड़ा समझ भी जाओगे। और इसमें रह गया था ये उत्क्षेपित व्यंजन, तो आप इसमें ये चीजें ऐड कर लोगे। बाकी यहाँ पर आएगा हमारा अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखोगे ना तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो आप याद कर लोगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लो। प्राणता के आधार पर भी व्यंजन के 2 वर्गों में बांटा गया है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपने टेबल लिखवाई मतलब मिटाई नहीं है। इसका कारण क्या है, इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से, एक तो है अल्पप्राण
और एक है महाप्राण। ये दोनों ही चीज मैंने आपको बता दी। बस कुछ चीजें रह जाती है जो थोड़े से, जैसे ये डिटेल मैंने आपको बताई थी, कुछ वर्ड रह गए थे तो उसके लिए दोबारा से लिखवाई है। अल्पप्राण में मैंने आपको दोबारा से याद करवा दूं, प्राण यानी हम प्राण बोलते हैं सांस को। सांस आती है जाती है, आती है जाती है, ठीक है। आने यानी खत्म, समझो मैटर खत्म। तो अल्पप्राण महाप्राण में कुछ इस तरीके याद रखने की ट्रिक है। अल्पप्राण हम शुरुआत हमेशा ऐसे करते हैं, अघोष अघोष की भी हमने शुरुआत ऐसे करी क्योंकि ए ही हमारा स्टार्टिंग में वर्ण होता है। उसके बाद जो अल्पप्राण महाप्राण है, अल्पप्राण, और इसके बाद क्या है, महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण, फिर उसके बाद में अल्पप्राण, फिर उसके बाद में महाप्राण, और फिर उसके बाद अल्पप्राण। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण यानी सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो अल्पप्राण यानी अल्पप्राण यानी जिन वर्णों के लिए हमें बहुत ही कम सांस भी लगती है। महाप्राण जिसके लिए सांस बहुत ज्यादा लगती है, जैसे कि थोड़ा सा अल्पप्राण है, ख लंबा खींचना पड़ेगा, यानी महाप्राण है, श्वास हमें बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए क्या है, आप कहोगे कि पहला, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। यानी पहला, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। उसके साथ साथ इसमें क्या रहेगा, इसमें जुड़ेगा अंतस्थ व्यंजन, जैसे कि ये, रे, ले और वे, जिसे हमने लिखवाया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन लिखवाया था ना, ये वही है। उसके बाद जो होता है हमारा महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन सा है, एक तो दूसरा और एक है चौथा। दूसरे नंबर का है, ठीक है, एक तो दूसरे नंबर का है और एक है क्या, चौथे नंबर का। तो इसमें वर्ण आप काउंट करोगे तो कितने रहेंगे, 3 है, एक में 5 है, 5 है 15 और 4 19। उसके अलावा 5 आएंगे इसमें और 5 आएंगे इसमें। शेष संयम, शेष षटकोण और शेष सपेरा है, ठीक। शेष 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 है, ये भी आपको याद है, आपने आप कहोगे कि तो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन, ठीक, ऊष्म व्यंजन। ये जो ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, इसके साथ अगर आप महाप्राण में ये दो चीज आप काउंट करोगे, ऊष्मप्राण में 4 ये और 4 करोगे इसमें अंतस्थ व्यंजन, तो ये अल्पप्राण हो जाएगा और ये महाप्राण हो जाएगा। मानी ये चीज मैंने इसलिए मिटाई थी कि आपको मैंने इस तरीके से फॉर्मेट में पहले बता रखा है, बार बार देखो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और इसके अलावा इसके अलावा सिर्फ एक चीज रह जाएगी, कौन सी, अयोगः। इसके अलावा स्लाइड पर सिर्फ एक चीज रह जाएगी, वो क्या रहेगा, पेशीय तनाव के आधार पर भी व्यंजनों के दो वर्गों में बांटा है। कौन से, एक तो होता है कठोर और एक होते हैं शिथिल। कठोर और शिथिल, ये तो होते हैं कठोर और ये हो गया आपके शिथिल। कठोर में इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे महाप्राण और अघोष, यानी महाप्राण प्लस में जो हमारा महाप्राण प्लस अघोष। महाप्राण और अघोष के जितने भी वर्ण हैं ये होते हैं कठोर, और जो अल्पप्राण और सघोष के जो वर्ण हैं ये सारे के सारे, ये कौन कौन से हो गए, ये हो गया शिथिल। ये बिल्कुल कौन से हो गए, ये शिथिल हो गए, अल्पप्राण और सघोष, अल्पप्राण और सघोष। बस ये मान लो कि चैप्टर खत्म होने वाला है। अल्पप्राण और सघोष, महाप्राण और अघोष, ये होते हैं कठोर, ये होते हैं शिथिल, और ये हिंदी व्याकरण जो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया उसका सबसे आखिरी भाग है। अब केवल एक चीज रह गई है, और वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा अयोगः। अगर कुछ बचेगा तो हम अयोगः में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। भाई अल्पप्राण यानी अल्पप्राण, माने कि यहाँ पर सारी चीजें मैंने सही लिखी हुई है, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी कोई चीज गलती हो जाती है। इसके अलावा मैंने कुछ नोट कर लिया यहाँ पर, अयोगः सिर्फ ये बचा रहा था। ये भी क्यों, माने कुछ चीजें मैंने पहले के बारे में बता दी है, बेसिक चीजें तो मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन हम अयोगः पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे
कैसे? यह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ये बात आपको भी पता है, मैंने तीन चीज बताई थी, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन और एक होता है अयोगवा। ठीक है, तो पंडित किशोर नाथ वाजपेयी ने इसको डिफाइन किया कि क्यों इनको अयोगवा कहते हैं और क्या अयोगवा का मतलब है। इसमें लिखा है कि स्वतंत्र गति नहीं है इसलिए स्वर नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर अतः है। मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, और आप ये बताइए जो दो बिंदी बची है इनका क्या होता है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र गति नहीं करते, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये बिना किसी वजह से नहीं लिखे जा सकते, इनके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। जब हम कुछ कथन लिखेंगे, कोई इन्हें एक शब्द चाहिए, एक पर्टिकुलर शब्द चाहिए, कुछ वर्ण चाहिए, तभी इनका प्रयोग हो पाएगा, वरना ये स्वतंत्र गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके उन्होंने क्या लिखा है कि और व्यंजनों की तरह स्वर के पूर्व नहीं आते इसलिए व्यंजन नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ये तय, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये तय को मैंने ए निकाल लिया और ए लिख दिया अलग, तो ये तय क्या हो गया? ये तय हो गया शुद्ध व्यंजन, ये भी आपको पता है। तो ये जो ए है, ये तय के बाद जो ए आया है, तो ये कैसा आया है? जो स्वर है, जो ये क्या है, ये है स्वर, ये है क्या हमारा स्वर, ये क्या हो गया? ये हो गया शुद्ध व्यंजन। तो जो हमारा ये शुद्ध व्यंजन है उसके बाद स्वर आया है, उसके बाद स्वर आया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अतः, ठीक, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? अतः। आप ये भी एक काम करना, इस चीज को भी लिख लेना, नोट कर लेना, ये लिखा मैंने अतः। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये क्या है? ए प्लस तय और प्लस में विसर्ग आ गया। तो ये जो विसर्ग आया है, अब तक हमने क्या देखा कि अगर इसके तय के मैं टुकड़े करूं तो ये आधा तय प्लस ए, ये जो चीज लिखी हुई है वही चीज समझ जाएगी। ये आधा तय प्लस ए, यानी जो ये तय है, ये तय है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो स्वर है, स्वर से पहले क्या है? व्यंजन है। और यहाँ पर जो ए हुआ है ये स्वर के बाद है, ये हमारा स्वर के बाद है, क्योंकि तय में भी तो ए है, तय में भी तो ए है, ये तय के बाद आ रहा है, यानी स्वर के बाद आ रहा है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि व्यंजन की तरह स्वर के पूर्व नहीं आते। जैसे व्यंजन हम लिखते थे तो उसमें क्या होता है? स्वर से पूर्व, यानी स्वर से पहले आते थे व्यंजन, स्वर से पहले क्या आते हैं? व्यंजन नहीं आते, इसलिए व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन की तो कंडीशन यही है, व्यंजन की कंडीशन क्या है कि हमें स्वर से पहले आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन। लेकिन ये नहीं आता तो ये स्वर भी नहीं है, अकेले नहीं होता तो ये ना तो ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है। व्यंजन क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वर से पहले नहीं आ रहा। अगर ये स्वर से पहले नहीं आ रहा तो ये व्यंजन तो है नहीं, व्यंजन तो स्वर से, देखो स्वर से पहला आया है व्यंजन। तो अगली कंडीशन में क्या बोली? वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ जातीय योग नहीं बना, क्योंकि ये स्वर भी नहीं है। स्वर क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इसका स्वयं में कोई अपना अर्थ नहीं है, तो ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। अगर ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, तो इन्होंने लिखा है कि वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ जातीय योग नहीं बनाता, किसी के साथ जातीय योग नहीं बनाता, यानी कंडीशन के आधार पर ना ही तो स्वर की तरह होता है, ना ही ये कंडीशन व्यंजन भी फॉलो कर रहा है। तो जब किसी भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा तो इसलिए क्या बोलना? इसलिए इन दोनों के अयोग हुआ, अयोग हुआ, यानी इन दोनों में से किसी के साथ योग नहीं कर रहा। जब किसी के साथ योग नहीं कर रहा तो हमने इनको क्या बोला? हमने इसको बोल दिया अयोग हुआ, कि भाई ये तो किसी के साथ नहीं रहेगा, ये तो अकेला रहेगा। अब देख लेते हैं यह क्या है। इसमें क्या होता है? एक तो होता है हमारा अनुस्वार, एक तो क्या होता है? अनुस्वार, एक होता है हमारा विसर्ग। ये जो अनुस्वार होता है, एक होता है विसर्ग। तो जो अनुस्वार है, अनुस्वार में आता है ये, यानी सिर्फ एक बिंदी, और एक आता है चंद्र बिंदी। ये दो चीज दोनों के दोनों ही अनुस्वार में आते हैं, एक आती है बिंदी, एक आती है चंद्र बिंदी। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, आप लिख सकते हो। अगर इसके लिखोगे तो गांव आ जाएगा, ठीक है, आंगन आ जाएगा, ठीक। इसके नाम में कई सारी चीजें आती है, जैसे कि अंकित, जब पंचाक्षर आते हैं तो उसी की जगह इसके सबसे ज्यादा एग्जांपल मैंने इसी के दिए। पतंजलि ले लो आप, कंगन ले लो आप, संघार ले लो आप, तो वहां पर सारे सारे एग्जांपल किसके आएंगे? इसके आएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, संहार कर दिया या फिर किसी भी चीज का युद्ध का आह्वान दे दिया, तो ये सारे सारे जो जितने भी एग्जांपल है किसमें आते हैं? ये सारे घर आपके अनुस्वार बनेंगे, ठीक है।
ऐसे लिखे रहने देते हैं, आंगन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पतंजलि, पतंजलि, क्या आ गया आंगन। उसके बाद विसर्ग में क्या है, विसर्ग में आता है ये, जैसे कि आपने देखा होगा, देखा रहता है दुख, बीच में आ गया, ये क्या है, विसर्ग है। आता है क्या, अतः, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक अतः बताया था और एक अंश बताया था ना, इसमें विसर्ग आएगा। और अतः में जब मैंने बताया था कि ये शब्द वे शब्द है जिसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है और अयोगवा का अनुसार भी है। एक मैंने आपको स्टार्टिंग में शब्द ये बताया था, इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है और अयोगवा भी है। अयोगवा में क्या है, विसर्ग है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी अयोगवा। इन एग्जांपल को भी थोड़ा सा नोट कर लेना। तो यहाँ आपकी जो वर्णमाला की क्लासेस थी, इससे पिछली क्लास हुई, एक क्लास ये है, तो दोनों क्लासों में हमने पूरी वर्णमाला कंप्लीट कर दी। पूरी जो वर्णमाला थी मैंने ये कंप्लीट कर दी। इसके बाद जो आपकी अगली क्लास रहेगी, वो अगली क्लास रहेगी हमारी संधि की। तो अगली क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर आपको वाकई ये वीडियो लगी है कि हाँ वाकई हमारी जो क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो इस चीज को नोट कर लेना और कमेंट करके अगर कोई भी सुधार करने की जरूरत है तो हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। अदरवाइज जय हिंद जय भारत। और हाँ एक बात और, अगर इसमें कोई चीज, पहले तो आपको क्या काम करना है, एमसीक्यू लगाने हैं। आपको लगाने क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यू लगा लो जिसमें से जो टॉपिक होता है, जैसे टेक्स्ट बुक पे अलग टॉपिक वाइज होते हैं, जो टॉपिक वाइज होते हैं ना, तो आप वहां पर लगा लेना टॉपिक वाइज। उसमें आ जाएगा कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला के एमसीक्यू क्वेश्चन, तो वहां से लगाना। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आ जाए कि जो इसमें से ना हो तो बता देना। सारे इसमें से आएंगे, इसमें से आपको पढ़ना है। और अगर यहाँ भी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो भैया आपको तो सिर्फ गुड्डू पंडित ही समझा सकते हैं। वर्णमाला तो मेरे साथ चुन का आती है, ठीक है, लेकिन वो रामपाल इलाज है, अगर वे आपके हाथों लग गए तो सिखाई देंगे, ठीक है। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।